हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग एकेडमी वाराणसी। सो गाइस, देखिए आप यूपीपीसीएल टेक्नीशियन के प्रिपरेशन जैसा कि कर रहे हो, तो आप थ्योरी अगर कॉन्सेप्ट जो है उसको कर चुके होगे, तो देखिए किसी भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए आपको क्वेश्चंस करना इम्पॉर्टेंट होता है। तो क्यों ना हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ही सॉल्व करें। तो देखिए यहाँ पे आपको काफ़ी सारे प्रीवियस क्वेश्चंस मिल जाते हैं, बट क्या होता है कि आप पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं देख पाते हो। लोग बोलते तो ज़रूर हैं कि एक्सप्लेन करके बताएंगे, बट एक्सप्लेन करते नहीं हैं। तो यहाँ इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे कि यूपी पीसीएल टेक्नीशियन के जो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना, उनको मैं सॉल्व कराऊंगा। तो देखिए यहाँ पे मैं 2019 के शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर लिया हूँ, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। और देखिए डिस्कस करने का तरीका ये होगा कि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो भी सॉल्व हो जाएं। ठीक है, तो चलिए देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं। मैं टेक्निकल पोर्शंस को बेसिकली कवर कराऊंगा, ठीक है। नॉन टेक पार्ट को बाद में कवर करा दिया जाएगा। तो टेक्निकल पार्ट से शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्या है। प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में पहला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में किसी वस्तु पर कितनी रोशनी पड़ती है। तो देखिए प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था क्या होता है बेसिकली। प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था का यदि मैं फिगर दिखाऊं आपको, तो प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था का ये देखिए फिगर है, जिसमें हम देख सकते हैं कि जो 90% जो लाइट होती है ना, वो वस्तु पे पड़ती है, और 10% जो लाइट होती है वो इधर उधर जाती है। वहीं ये प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था आप देख रहे हो। वहीं यदि मैं बात करूं कि जो अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था होती है, उसमें क्या होता है कि लाइट जो होती है वो केवल 10% ही क्या हो पाता है जी, केवल मात्र 10% वस्तु पे पड़ती है। बाकी जो 90% होता है, 90% वो ऊपर की तरफ पड़ता है, छतों पे। ठीक है जी, छतों पे इस तरीके की लाइट व्यवस्था की जाती है कि उससे पूरा घर जो आपका हो प्रकाशित हो जाए। और यदि हम बात करें इसी में प्रत्यक्ष अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था होता है तीसरा टाइप। चौथा टाइप अर्ध अप्रत्यक्ष होता है। अर्ध प्रत्यक्ष और अर्ध अप्रत्यक्ष बेसिकली जो टेबल लैंप आप देखते हो, यहाँ पे देख सकते हो, उसमें होता है। जैसे यहाँ पे देखिए आपका ये रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, जिसको हम परावर्तक बोलते हैं। ये प्रकाश को पीछे नहीं जाने देता। जबकि अर्ध अप्रत्यक्ष में क्या होता है, ये जो रिफ्लेक्टर यहाँ पे यूज होता है ना, वो रिफ्लेक्टर यहाँ पे अल्प पारदर्शी होता है। ठीक है जी, अल्प पारदर्शी होता है, जिसकी वजह से प्रकाश छन करके कुछ उधर भी जाती है, ऊपर साइड में भी। तो वहाँ पे जो वस्तु पे लाइट पड़ती है वो कितनी पड़ती है जी, 60 to 40%, सॉरी 60 to 90%। और अगर हम अर्ध अप्रत्यक्ष में बात करें, तो वहाँ पे कितना होता है, 10 to 40% सीधा प्रकाश पड़ता है, ठीक है, वस्तु पे। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर रहेगा कितना, प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में 90%। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है कि BIS के अनुसार इमारतों और भू इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी कम से कम होनी चाहिए, से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए BIS का क्या मतलब होता है जी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये एक स्टैंडर्ड मानक बनाया गया है, जिसके तहत काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं। इसको आप एक देखिएगा, मैं सीरीज दे दूंगा जिसमें आप रट्टा मार लेना, क्योंकि इनसे ज़रूर एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो BIS के अनुसार देखिए भू इलेक्ट्रोड और इमारतों के बीच की दूरी 1.5 मीटर होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है, जैसे कि आप देखोगे घरों के ऊपर क्या होता है, कुछ त्रिशूल टाइप से ऐसे करके बनाया गया होता है। उससे क्या करते हैं लोग, कोई एक कंडक्टर को ला करके ज़मीन में क्या कर देते हैं, अर्थिंग दे देते हैं। जिससे क्या हो कि जब भी कभी बिजली वगैरह आपके आसपास घरों के चमके या फिर कुछ हो, बिजली गिरे, तो वो इसी शार्प पॉइंट पे गिरे। एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट का प्रिंसिपल इसमें लगता है। और वो क्या हो जाए, पूरा धरती में जा कर के, मतलब अर्थिंग के थ्रू क्या हो जाए, पूरा नीचे चला जाए। अर्थिंग करने का भी कुछ तरीका होता है, नीचे यहाँ पे नमी अच्छी होनी चाहिए, वो हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे। तो देखिए ये बेसिकली जो इनके बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए बिल्डिंग से लेकर के, वो 1.5 होना चाहिए उन्होंने बताया। क्योंकि हो सकता है आप बिल्डिंग बनाते समय कोई सरिया वरिया, या फिर जब आप वहाँ पे क्या करते हो, जब आप लेंटर बनाते हो घरों का, तो वहाँ पे हो सकता है ना सरिया वगैरह निकला हो, तो उनसे टच में ना आ जाए। इस वजह से ये 1.5 मीटर की डिस्टेंस को मेंटेन करना पड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1.5 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। प्लेट भूयोजन के लिए GI भूयोजन प्लेट का मानक आकार है। तो ये प्लेट भूयोजन क्या होता है जी, जो प्लेट अर्थिंग करते हैं। ठीक है, अब प्लेट अर्थिंग में देखिए GI पूछा है। GI का क्या मतलब होता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो देखिए प्लेट अर्थिंग यहाँ पे क्या होता है जी,
प्लेट अर्थिंग, यह देखिए तांबे का, ध्यान दीजिएगा, तांबे मतलब कॉपर अथवा गैल्वेनाइज्ड आयरन, जो GI लिखा गया है कि बनी होती है। इस प्लेट की देखिए लंबाई और चौड़ाई जो होती है वो 60 सेंटीमीटर होती है, ठीक है, 60 × 60 का ये होता है लंबाई और चौड़ाई। जबकि मोटाई की अगर हम बात करें तो देखिए मोटाई में दो चीज़ें हैं, क्या क्या हैं कि मोटाई यदि तांबे की हो, कापर की अगर पूछा हो तो 3.2 mm, और गैल्वेनाइज्ड आयरन की पूछा हो तो 6 mm। ठीक है, इसमें ध्यान देना है। 6 mm यहाँ पे देखिए दिया गया है, तो जो आपका आंसर है वो 6 mm के आसपास ही मैच कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे दिखा है ना 60/60 इंटू 6.35 mm। तो इसका जो सही आंसर हो गया वो कौन सा हो जाएगा जी? 60/60/6.35। एक और चीज़ मैं यदि इसमें बता दूं, देखिए जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि कैसे हम लोग अर्थिंग करते हैं, तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें जो हम अर्थिंग करते हैं यहाँ पे थोड़ा नमी को बरकरार रखने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें नमक, कोयला और पानी यहाँ पे थोड़ा पहले रख के उसके बाद इसकी अर्थिंग करते हैं। एक प्रॉपर ब्लेड यहाँ पे लगा होता है जिससे हम अर्थिंग कर देते हैं, तो सारी की सारी जो बिजली गिरती है वो आकर के यहाँ पे समाहित हो जाती है। ठीक है, तो ये इसके पीछे कॉन्सेप्ट था। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक थर्मोकपल उपकरण पर काम करता है। देखिए थर्मोकपल उपकरण क्या होता है जी? थर्मोकपल उपकरण आप देखोगे तो सी बैक इफेक्ट पे आप देखते होगे काम करता है, और सी बैक इफेक्ट जो होता है बिल्कुल किसके सिमिलर होता है जी? पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बिल्कुल सिमिलर होता है। यदि मैं बात करूँ थर्मोकपल उपकरण की, तो थर्मोकपल उपकरण क्या होता है बेसिकली? थर्मोकपल जो उपकरण होता है वो देखिए यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो कि जो थर्मोकपल उपकरण बनाया गया है इसमें दो तरह के मेटल होते हैं, डिसिमिलर मेटल, ठीक है जी, उनको लिया जाता है, ये दूसरे मेटल का, ये दूसरे मेटल का, और इनको जब कनेक्ट किया जाता है तो इनका जो दो जंक्शन बनता है, एक जंक्शन को आप हॉट रखो, एक जंक्शन को कोल्ड यदि करो, तो उससे क्या होता है ना कि इनके टेम्परेचर के डिफरेंस से क्या हो जाता है जी? वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है, वोल्टेज इंड्यूस होने से करंट इंड्यूस हो जाता है, जिसको हम मेज़र कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हम मेज़र करते हैं, और ये किसके प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो सी बैक इफेक्ट। अब सी बैक इफेक्ट किसके सिमिलर होता है जी? पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के। अब पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव क्या होता है? तो पीजो इलेक्ट्रिक जो प्रभाव होता है, मैं आपको यदि फिगर दिखाऊं इसका, तो देखिए ये पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव का फिगर है, जिसमें हम देख सकते हैं कि जो ए कंडीशन है उसमें क्या हो रही है कि प्रेशर साउंड वेव का यदि हम प्रयोग करें पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल के ऊपर, ये पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है, देखिए इस पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल पे यदि हम प्रेशर लगाएं, ठीक है, यहाँ से प्रेशर लगाएं या फिर साउंड वेव या फिर फोर्स कुछ लगाएं, तो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल पहले क्या होता था? न्यूट्रल होता है, यहाँ पे मतलब प्लस और माइनस होते थे बराबर मात्रा में, और ये न्यूट्रल होता था। जैसे ही हम प्रेशर लगाएंगे क्या होगा? प्लस एक तरफ कलेक्ट हो जाएगा और माइनस जो है देखिए इधर कलेक्ट हो जाएंगे पूरे। तो इससे क्या होगा? जब इनके बीच प्लस माइनस होगा तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको आप विद्युत क्षेत्र कहते हैं, वो जनरेट होगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? वोल्टेज इंड्यूस होगा, वोल्टेज इंड्यूस होने से करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए किसकी वजह से हुआ? फोर्स लगाएं तो इनके सेपरेशन की वजह से हुआ, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज फोर्स लगाने की वजह से यहाँ बिल्कुल यहाँ पे हुआ, करंट पैदा हुआ। जबकि वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? वहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से पैदा हो रहा है, तो बिल्कुल सिमिलर होता है इसके, इसलिए पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है थर्मोकपल। ठीक है, तो बेसिकली थर्मोकपल का देखिए ये कॉन्सेप्ट होता है, तो पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पे वर्क करता है। आप इसका सही आंसर कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए आ गया सर्किट ब्रेकर। देखिए सर्किट ब्रेकर क्या होता है भाई? सर्किट ब्रेकर आप नाम सुने होंगे, आपके घरों में भी यूज होता है, लेकिन यहाँ पे SF6 सर्किट ब्रेकर का पूछा गया है कि कार्यशील वोल्टेज कितना होता है, कि भाई कितना वोल्ट तक इसको हम यूज में ले सकते हैं। तो ये सर्किट ब्रेकर क्या होता है ना, जब क्या होता है वायर जैसे मान लीजिए यहाँ पे जोड़े गए हैं, ठीक है, वायर को जोड़ा गया है, तो यहाँ पे आप देखते होगे कि वायर को जब हम छुड़ाते हैं तो क्या होता है? सिंपल सा वायर आपके घरों में भी जो लगा होता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट सर्किट, आपको स्पार्क दिखता होगा। आप समझिए ना कि जब दो लोग जुदा होते हैं तो आप देखते होगे टीवी वगैरह में भी कि क्या होता है? बिजली की गड़गड़ाहट होती है। तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट है। जब इनको हम जुदा करते हैं ना, जो दो वायर हैं, फर्स्ट वायर और सेकंड वायर, तो इनको हटाते हैं तो इनके बीच से स्पार्क पैदा होता है। तो सर्किट ब्रेकर क्या करता है? सर्किट ब्रेकर नाम ही ब्रेकर है, तो ब्रेक करने के काम में आता है। ये कहाँ पे बेसिकली यूज होता है? हाई वोल्टेज पे, जैसे ओवरहेड लाइंस हो गई जो हमारे ऊपर से जाती हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होता है? जब भी कभी फॉल्ट होने पे क्या होता है ना कि एक रिले होता है, ठीक है, रिले,
वो क्या करता है कि बेसिकली इनको सिग्नल देता है। रिले एक सेंसिंग डिवाइस है जो सेंस करता है कि फॉल्ट हुआ है, तो वो फिर सर्किट ब्रेकर को क्या करता है, सिग्नल देता है कि भाई फॉल्ट हो गया है, तुम ओपन हो जाओ। ओपन का मतलब खुल जाओ, अपना परिपथ को खोल दो, जिससे क्या हो कि परिपथ में कोई करंट ना जाए और जो फॉल्ट हुआ है उसको जाके हम फिर से बना सके। तो जब वो परिपथ खुलता है ना वहाँ पे, तो ये तो देखो छोटा मोटा हम देखते हैं वायर में स्पार्क हो जाता है, तो वहाँ पे ओवरहेड लाइंस में काफ़ी हाई वोल्टेज होता है। अब हाई वोल्टेज होगा तो जैसे ही ये वायर हटेगा तो क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में स्पार्क होगी। अब जब ज़्यादा मात्रा में स्पार्क होगी तो इसको बुझाने के लिए तो कुछ चाहिए ना। और ये स्पार्क होता क्यों है, देखिए एयर होता है, जब एयर का रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होता है फिर भी हो जाता है स्पार्क, क्योंकि हाई वोल्टेज था। तो उसको बुझाने के लिए हमको कुछ चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, SF6 का यूज़ करते हैं। ठीक है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड इसका फुल फॉर्म है। देखिए आप यहाँ फिगर में भी देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हुआ है जी, SF6 गैस भरी हुई है। यहाँ पे देखिए जब दो कॉन्टेक्ट को हटाया जाता है तो एकदम बहुत तेज़ यहाँ पे क्या होती है, आर्क प्रोड्यूस होती है, जिसको बुझाने के लिए हम क्या करते हैं, SF6 सर्किट ब्रेकर का यूज़ करते हैं। या फिर किसी और का भी, ऑयल सर्किट ब्रेकर का, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का भी यूज करते हैं। तो बेसिकली ये इनके पीछे कॉन्सेप्ट था। तो इनका जो यूज करते हैं ना, वो क्या करते हैं हम लोग, 36 kV से लेके 760 kV, वैसे लिखा तो है लेकिन 33 kV से लेकर के 765 जो रेटिंग होती है, मैं वो बता रहा हूँ कि ये बेसिकली होता है। अगर देखा जाए आइडियली तो ये उन्होंने प्रैक्टिकल हो सकता है लिख दिया हो, तो 36 kV से लेकर 760 kV तक के यूज के लिए करते हैं। इससे अधिक अगर आपको करना हो तो आप ऑयल सर्किट ब्रेकर का यूज कर सकते हो, वो अच्छा होता है अधिक वोल्टेज के लिए। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 6, AC सर्किट में पूर्ण प्रतिरोध को कहते हैं। वाह भाई वाह, ये तो बिल्कुल मजाक सा हो गया। ये तो आई थिंक आप आँख मूंद के भी कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा जी, प्रतिबाधा। तो देखिए काफ़ी इजी इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप कर सकते हो आराम से। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रेरण मोटर के रोटर और स्टेटर से बने होते हैं। प्रेरण मोटर जो मतलब इंडक्शन मोटर होता है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो बोल रहा है उसके रोटर और स्टेटर किस चीज़ के बने होते हैं। तो ये जो इंडक्शन मोटर होता है ना भाई, बिल्कुल ट्रांसफार्मर की तरह इसकी वर्किंग होती है। ट्रांसफार्मर क्या होता है, बस रुका हुआ होता है, मतलब स्थिर होता है। और ये जो प्रेरण मोटर होता है, इंडक्शन मोटर, इसमें रोटर जो होता है वो रोटेट करता है, जबकि इसमें कोई भी पार्ट ट्रांसफार्मर रोटेट नहीं करता है। तो यहाँ पे भी देखिए क्या होता था, एडी करंट लॉस होता था ना। एडी करंट लॉस क्या होता था, यहाँ पे एक करंट का भंवर बन जाता था। तो करंट का भंवर बन जाता है, उसको बिल्कुल, ये क्यों होता है ऐसा, अल्टरनेटिंग करंट की वजह से। जो करंट प्रत्यावर्ती होती है, एक बार इधर होती है एक बार इधर होती है, उसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, एक ईडी करंट फॉर्म हो जाता है यहाँ पे, ऐसे ऐसे लूप बना लेता है। ठीक है, ऐसे ऐसे लूप बना लेता है, उसको पसंद नहीं आता ये अल्टरनेटिंग नेचर जो एक बार इधर उधर हो रहा है। तो उसकी वजह से ये क्या एक लूप बना लेता है जिसको हम एडी करंट लूप बोलते हैं। अब उसको मिनिमाइज करने के लिए, कम करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए लेमिनेटेड कोर का यूज करते हैं। बेसिकली देखिए ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये लेमिनेट किया गया है कि ये जो यहाँ पे बन रहा है एडी करंट, वो बन ना पाए। ये जो आप लूप देख रहे हो ये ना बन पाए, इसलिए इसको कट कर देते हैं, इसको हम लेमिनेशन बोलते हैं। अब लेमिनेशन जो हम यूज कर रहे हैं वर्ड, तो इसलिए इसको कौन सा कोर बोला जाता है, लेमिनेटेड कोर। तो प्रेरण मोटर हो या फिर आपका ट्रांसफार्मर हो, दोनों में जो कोर होता है वो लेमिनेटेड कोर का बना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेमिनेटेड कोर। ठीक, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी। देखिए बिल्कुल मैं आपको पूरा समझाते हुए चलूँगा, तो आपको भी पूरा साथ देना है और देखते जाइएगा, ऐसे आपको कोई नहीं समझाएगा। और लोग बोलते तो ज़रूर हैं लेकिन समझाते नहीं हैं, तो बिल्कुल पेशेंस के साथ बने रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि चल लौह उपकरण, यार नाम भी गजब गजब होते हैं इसमें। चल लौह उपकरण जिसको हम मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग के लिए किया जाता है। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसका प्रयोग हम क्यों करते हैं, किस लिए किया जाता है, तो वो AC और DC दोनों को मेज़र करने के लिए किया जाता है। आप इससे भली भांति परिचित हो गए या फिर नहीं भी हो गए, तो देखिए मूविंग आयरन जो इंस्ट्रूमेंट होता है और मूविंग कॉयल इंस्ट्रूमेंट, तो मूविंग कॉयल इंस्ट्रूमेंट में बेसिकली क्या होता है, अगर हम बात करें मूविंग कॉयल इंस्ट्रूमेंट में, तो इसका फिगर मैं आपको दिखाऊं मूविंग कॉयल इंस्ट्रूमेंट का। पहले देखिए ये मूविंग कॉयल इंस्ट्रूमेंट है, इसमें क्या करते हैं, जब हम देखिए यहाँ पे एक स्विच लगी है, जैसे ही स्विच को हम ऑन करते हैं तो करंट कॉइल के थ्रू क्या होता है, यहाँ से करंट जाएगा। ठीक है, करंट कॉइल के थ्रू फ्लो कर जाता है और करंट जो यहाँ पे टेम्प्रोरी मैग्नेटिक फील्ड एक क्रिएट कर लेता है। ठीक है,
ये करंट कॉइल में जाएगा तो ये भी एक अपना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। और यहाँ पे देखिए जो नॉर्थ और साउथ पोल रखा गया है ये ऑलरेडी परमानेंट मैग्नेट है, जिसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया हुआ है ऐसे। तो ये वाला जो करंट जा रहा है कॉइल में ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड टेम्प्रोरी क्रिएट करेगा, और ये तो पहले से ही किया हुआ है। तो ये जो टेम्प्रोरी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा इसको क्या करेगा, इसको इसके फील्ड को क्या करेगा, पुश करेगा, ठीक है, एक तरह से धकेलता है। और उसके धकेलने की वजह से क्या होगा ना कि इसके ये जो कॉइल है इस पर एक टार्क प्रोड्यूस होगा। ये एक टार्क को एक्सपीरियंस करेगा कि यार टार्क मेरे ऊपर आ रहा है, जिसकी वजह से ये क्या कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा। तो ये रोटेट करेगा तो ये क्या करेगा बेसिकली, यहाँ पे जो निडल है ये देखिए रीडिंग दिखाएगा। तो अब यहाँ पे यदि आप यहाँ पे स्विच ऑन करोगे, यहाँ पे अगर एसी करंट होती, एसी करंट का मतलब यदि कुछ ऐसी करंट होती तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि एक बार आपकी निडल इधर जाती है एक बार इधर जाती है, क्योंकि टार्क एक बार इधर और एक बार इधर होता तो कंपनसेट करके रह जाता है। इस वजह से यहाँ पे डीसी करंट का यूज नहीं कर सकते हम लोग मूविंग कॉयल इंस्ट्रूमेंट में। वहीं जबकि अगर हम बात कर लें अपने मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की, तो देखिए मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का यहाँ पे एग्जांपल आपके सामने है, जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो पहले से ही यहाँ पे जो कोर दिखाए गए हैं इसके ऊपर हम क्या करते हैं, वाइंडिंग को लपेटे रहते हैं ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे पहले से वाइंडिंग को लपेटे रहते हैं, ये स्थिर होता है, इस बार ये नहीं घूमता है। यहाँ पे हम एक मैग्नेट का यूज करते हैं। ये मैग्नेट क्या होती है, मैग्नेट यहाँ पे बाहर होती है पहले, जैसे हम इसमें कोई भी दे करंट एसी दें या डीसी दें, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि ये जो मैग्नेट है वो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी। तो यहाँ पे जो लोहा होता है, ये बेसिकली जो आयरन होता है वो क्या होगा, ये नॉर्थ साउथ पोल बना लेगा अपने क्रॉस, अगर ऐसे लोहा होगा तो नॉर्थ साउथ, और वो क्या होगा इसके तरफ अट्रैक्ट होगा। अगर आप सपोज करो कि अल्टरनेटिंग करेंट है इसमें, पॉजिटिव साइकिल में अगर नॉर्थ साउथ ऐसे है, तो अगर नेगेटिव साइकिल में जाएगा ना तो वो अपने आप को बदल लेगा, नॉर्थ इधर साउथ इधर हो जाएगा, तो हमेशा वो क्या होगा, अट्रैक्ट ही होगा। इसलिए हम इसको एसी और क्या बोलते हैं डीसी दोनों में यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट था। और जैसे ही ये जो यहाँ पे आयरन कोर होगा इधर अट्रैक्ट होगा, तो इससे जो निडल होती है, जो पॉइंटर है, वो क्या होगा, हमें शो कर देगा, रीडिंग शो करने लगता है, ठीक है। तो इसमें चाहे एसी हो या डीसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, वो नॉर्थ साउथ अपने आप बना लेता है। तो उस हिसाब से क्या होगा, यहाँ पे रीडिंग हमको मिलेगी। तो इस वजह से देखिए इसको हम एसी और डीसी दोनों पे यूज कर लेते हैं, ठीक है जी। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा चीज़ें। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना अच्छा लगे तो आप डिसलाइक कर देना, ठीक है जी। तो आरसीसी पोल का प्रयोग देखिए पूछा गया है अगला क्वेश्चन कि आरसीसी पोल का प्रयोग लाइन में किया जाता है, तो किस तरह के लाइन में किया जाता है आरसीसी पोल का प्रयोग। आप तो गांव में भी देखे होंगे कि आपके आरसीसी पोल ही अधिकतर बिछे हुए होते हैं, तो उनका प्रयोग आप देखते होंगे कि जनरली जो आपके गांव में ट्रांसफार्मर लगा होता है उससे घरों तक लाया जाता है, जो उसी पे लगाया जाता है, या फिर जो सब स्टेशन होते हैं ना, सब स्टेशन से जो आपके गांवों तक लाइन आती है वहाँ भी आप देखोगे तो गांवों में तो अधिकतर आरसीसी पोल ही यूज़ होता है, आरसीसी पोल। तो वो बेसिकली देखिए 11 केवी 33 केवी से जब 11 केवी में रिड्यूस होके आता है आपके गांव में पहले, तो हम उसका यूज़ करते हैं। या फिर अब जब गांव में आ गया वहाँ से हमको अपने घरों तक लाना होता है तो हम वुडन पोल का भी यूज़ कर लेते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा है। बट वुडन पोल थोड़ा डेंजरस होता था, इसलिए अब इसको बैन कर दिया गया है, ठीक है। वुडन पोल नहीं लगाया जाता, फिर भी आपके गांव में लगाया जाता है, जो कि लगाना नहीं चाहिए। और ये आप देख सकते हो फिगर, जो 11,000 वोल्टेज की लाइन होती है उसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है जी, 11 केवी के लिए कंक्रीट वाला आरसीसी पोल जिसको आप बोलते हो। और आप यदि सिटी से बिलोंग करते हो तो सिटी में स्टील पोल का यूज किया जाता है आपके घरों तक बिजली लाने के लिए, ठीक है। आपके एरिया में स्टील पोल स्टील पोल लगा होता है, उससे आपके घरों तक लाइन आती है। हालांकि आपके घरों तक लाइन फिर भी कंक्रीट वाले से ही आती है सिटी वगैरह में। और यदि आपको हाई वोल्टेज ट्रांसमिट करना है, देखिए इसका जो रेंज होता है स्टील का पोल का, उसका कितना होता है जी, नैरो बेस फॉर 33 केवी देखिए सिंगल लाइन के लिए, और ब्रॉड बेस पे देखिए 66 केवी से 132, अगर डबल लाइन सर्किट ले आते हैं तो वैसे यूज किया जाता है। और वहीं यदि हम बात कर लें जो सबसे अच्छा होता है स्टील टावर जो यूज़ होते हैं हाई वोल्टेज के लिए, कितने वोल्टेज के लिए जी, ब्रॉड बेस फॉर 220 केवी से 400 केवी सिंगल सर्किट के लिए। वहीं यदि हम बात करें कितना के लिए जी,
वहीं यदि हम बात कर ले 400 kV मल्टीपल कंडक्टर सिंगल सर्किट के लिए, तो देखिए कुछ ऐसा हम यूज करते हैं, ठीक है। 400 kV तक भी हम इसका यूज कर सकते हैं, या उससे एबव जितना भी हो सकता है, तो हम स्टील टावर का ही यूज करते हैं। तो बेसिकली आरसीसी पोल के लिए पूछा गया था, तो आरसीसी के लिए आप 11 kV तक कर सकते हो। यहाँ पे देखिए काफ़ी कन्फ्यूजिंग चीज़ होता है, हम 33 kV को भी ला लेते हैं, लेकिन ये खतरनाक होता है, ये नहीं ला सकते, और बाकी ऊपर का तो चीज़ ला ही नहीं सकते। हाँ ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन पे चले जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें आप देख रहे हो कि चुंबकीय अभिवाह की इकाई है। अब चुंबकीय अभिवाह क्या होता है इंग्लिश में? मैग्नेटिक फ्लक्स, इसकी इकाई हमसे पूछ रहा है। तो चुंबकीय अभिवाह जो होता है फाई, वो क्या होता है? फाई जो होता है ना, एम एम एफ मैग्नोमोटिव फोर्स इसको हम बोलते हैं, मतलब चुंबकीय वाहक बल, मैग्नोमोटिव फोर्स अपान रिलक्टेंस, जिसको आप प्रतिक्षेप बोलते हैं। रिलक्टेंस का सिंबल थोड़ा सा ऐसे होता है, तो इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है जी? वेबर। देखिए ये बिल्कुल जो मैग्नेट होता है, तो हम ये फार्मूला यूज करते हैं। ये किसके बेस पे हम देखते हैं? देखिए जो करंट होता है, ये मैग्नेटिक सर्किट की बात होती है। जो जो चुंबकीय परिपथ होते हैं, अगर हम इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करें, तो उसमें क्या होता है? आई करंट इज इक्वल्स टू ई एम एफ बाई रजिस्टेंस। देखिए ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, विद्युत वाहक बल अपान रजिस्टेंस। रजिस्टेंस क्या होता है? प्रतिरोध। ये क्या करता है? करंट का अपोज करता है, करंट के फ्लो होने का अपोज करता है, ठीक है। और जबकि रिलक्टेंस, जिसको आप प्रतिक्षेप बोलते हैं, ये फ्लक्स के फ्लो होने का अपोज करता है। देखिए कितना सिमिलरिटी हो दोनों में। और इसकी वजह से एमएमएफ प्रोड्यूस होता है, जबकि एमएमएफ की वजह से ये प्रोड्यूस होता है फ्लक्स, जबकि ईएमएफ की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। तो ये बेसिकली होता है करंट, और ये फ्लक्स। करंट का फेवर, फ्लक्स का फेवर जानते ही, और करंट का एम्पियर पता ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा वेबर। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है जी? कि अगला क्वेश्चन है कि जब एक सीसा एसिड बैटरी को उच्च करंट से आवेशित और निरावेशित किया जाता है, तो क्या घटित होता है? देखिए जब हम हाई रेट से क्या करते हैं, सीसा एसिड बैटरी को चार्ज करते हैं या फिर डिस्चार्ज करते हैं ना, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, यहाँ पे बकलिंग दोष आ जाता है। वैसे दोष देखिए 4 प्रकार के होते हैं, जो आपके सामने लिखे गए हैं: सल्फेशन, बकलिंग, अवसादन, क्षरण, ठीक है। तो ये जो सल्फेशन, बकलिंग जो होता है, वो क्या होता है, जब हाई रेट से हम चार्ज या डिस्चार्ज करते हैं बैटरी को, सीसा एसिड बैटरी को, तब ऐसा दोष आ जाता है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करें? इससे बचने के लिए देखिए, अगर हम 6 एम्पियर से अधिक विद्युत धारा और 20 एम्पियर से 6 एम्पियर से अधिक विद्युत धारा आवेशित करना, 20 एम्पियर से अधिक विद्युत धारा पर विसर्जित करना। अगर 6 एम्पियर से अधिक विद्युत धारा पे हम आवेशित करते हैं और 20 एम्पियर से अधिक विद्युत धारा पर विसर्जित करते हैं, ठीक है, उससे अधिक, तो बकलिंग दोष आता है। यदि उसके लिमिट में रहते हैं तो ये दोष नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए हमको हाई रेट से देखिए चार्ज नहीं करना है या डिस्चार्ज नहीं करना है। तो ये बेसिकली क्या है जी? बकलिंग। इससे क्या होता है ना, कि जो सीसा एसिड बैटरी की प्लेटें होती हैं वो मुड़ जाती हैं। आप देखे भी होंगे, अगर आपके यहाँ सीसा एसिड बैटरी हो, लेड एसिड बैटरी, तो उनकी जो प्लेटें होती हैं वो मुड़ जाती हैं, उसको हम बकलिंग बोलते हैं। अब यदि हम बात कर ले उसी में, देखिए यहाँ पे क्या है जी? अगला क्वेश्चन, कि क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है कि स्टार्टिंग और रनिंग वायरिंग के बीच फेज अंतर क्या है? स्टार्टिंग और रनिंग वायरिंग के बीच फेज अंतर जो पूछा गया है, बेसिकली ये स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग होना चाहिए था, वाइंडिंग के बीच फेज डिफरेंस क्या होता है? ये इस कैपेसिटर स्टार्ट रन मोटर का एक क्वेश्चन है, जिसमें यदि मैं आपको बताऊं थोड़ा कॉन्सेप्ट इसके पीछे, तो ये इसमें ये होता है कि देखिए यहाँ पे इसका एक सर्किट डायग्राम मैंने बना रखा है, जिसमें आप देख रहे होंगे कि ये आपके सामने क्या है जी? रन वाइंडिंग, और ये स्टार्ट वाइंडिंग है, ठीक है। तो स्टार्ट वाइंडिंग और रन वाइंडिंग में क्या होता है ना, कि स्टार्टिंग वाइंडिंग में एक कैपेसिटर, शंट कैपेसिटर लगा होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, बेसिकली इसके इंडक्टेंस को थोड़ा कम करता है स्टार्ट वाइंडिंग के, ठीक है। और जो रन वाइंडिंग होता है, इसका इंडक्टेंस क्या होता है? इसका इंडक्टेंस थोड़ा ज़्यादा होता है, और यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस थोड़ा कम होता है। और इसका इंडक्टेंस क्या होता है, जो
इंडक्टर, यहाँ पे इंडक्टिव प्रॉपर्टी है इंडक्टेंस, वो क्या होता है जी, कम होता है। आप सिविल से अगर जानो, सिविल, तो आप देखे होगे कि जो हम सिविल पहले यूज करते थे उसमें क्या होता है कि अगर कैपेसिटिव सर्किट है, मतलब कैपेसिटर लगा है, तो करंट क्या होगा, वोल्टेज से लीड करेगा। और वहीं अगर आप इंडक्टिव सर्किट लगा हो, एल से मतलब इंडक्टर को जो शो करता है, तो उसमें वोल्टेज लीड करेगा करंट से। आप बचपन में पढ़ते रहोगे। तो बेसिकली यहाँ भी वही हो रहा है। अगर हम देखें तो ये जो रनिंग वाइंडिंग होता है, रनिंग वाइंडिंग में इंडक्टेंस क्या होता है हमारा, ज़्यादा होता है। इंडक्टेंस ज़्यादा होने की वजह से वोल्टेज क्या करता है, यहाँ पे वोल्टेज देखिए लीड करेगा, वोल्टेज आगे है ना, तो करंट से लीड करेगा। तो यहाँ पे आप फिगर में भी देख लो, वोल्टेज आप यहाँ पे है और करंट जो आपका है वो कहाँ पे है, ये रन वाइंडिंग करंट है। करंट देखिए उससे 90 डिग्री, तो यहाँ से 90 डिग्री तो नहीं कर रही है, उससे थोड़ा कम करे क्योंकि इसमें थोड़ा रेजिस्टेंस भी होता है। तो प्योर 90 डिग्री तो नहीं लैग कर रही है, लेकिन कर रही है, ठीक है। मतलब वोल्टेज यहाँ पे देखिए आगे है, ऐसे आप चलोगे तो आगे चल रहे हो। वहीं यदि हम बात कर लें स्टार्ट वाइंडिंग की, तो स्टार्ट वाइंडिंग में क्या होता है, वो कैपेसिटर लगा है ना, उसकी वजह से ये सर्किट कैपेसिटिव हो जाती है, ठीक है। और इसमें रेजिस्टेंस भी होता है, हालांकि काफ़ी कम ही कैपेसिटिव होती है क्योंकि इंडक्टेंस भी होता है जो उसको न्यूट्रलाइज करता है, मतलब कि उसके प्रभाव को कम करता है कैपेसिटेंस को। तो इंडक्टेंस इसके प्रभाव को कम कर देगा, जिससे थोड़ा कम ही ये कैपेसिटिव रहेगा। लेकिन कैपेसिटिव होने की वजह से फिर से अगर आप सिविल से देखोगे तो सिविल में क्या होता है, सी जो होता है कैपेसिटर, कैपेसिटर में देखिए करंट जो होता है वो वोल्टेज से क्या करेगा जी, लीड करेगा। तो देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग वाइंडिंग की ये करंट है, देखिए वोल्टेज है, वोल्टेज से क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, ऊपर है, थोड़ा ही लीड कर रहा है। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाती है ना, तो अब जो स्टार्टिंग वाइंडिंग करंट होती है और जो रन वाइंडिंग करंट, इनके बीच का जो फेज डिफरेंस बनता है ना, वो 90 डिग्री बनता है। तो यही हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि इनके बीच का जो फेज डिफरेंस होता है वो क्या होता है, तो वो कितना होता है, 90 डिग्री। देखिए आपको ये क्वेश्चन अब कभी नहीं भूलेगा क्योंकि मैंने पूरा डिटेल में आपको बता दिया है। देखिए इतना डिटेल में आई थिंक कोई बताता नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूँ कि लोग क्या करते हैं, सिंपली जो भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं उनको छोड़ के चल देते हैं। तो कम से कम जो क्वेश्चन आते हैं उनको बताना चाहिए। तो यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ बने रहिएगा, क्योंकि थोड़ा इसमें टाइम लग सकता है, क्योंकि हम थोड़ा डिटेल में चल रहे हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया कि सजावटी श्रृंखला प्रकाश व्यवस्था के लिए 240 वोल्ट की सप्लाई के लिए 4 वोल्ट के कितने बल्ब जुड़े होते हैं। तो देखिए श्रृंखला में है, सीरीज में, तो 4 वोल्ट के कितने बल्ब, ये देखिए ऐसे ऐसे अगर बल्ब लगा रहे हो मान लो, तो 4 वोल्ट के आप लगा रहे हो, 4 वोल्ट के, और 240 वोल्ट है, ये 240 वोल्ट के श्रृंखला में लगा रहे हो, मतलब जिसको हम सीरीज बोलते हैं, श्रेणी। तो अब 4 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है हर जगह पे, तो यार कितना लगाएं कि 240 हो जाए, 4 वोल्ट का यहाँ पे, 4 वोल्ट का यहाँ पे। तो ऐसा करें कि 4 वोल्ट, मान लीजिए आप एक्स बल्ब लगाते हो तो 240 वोल्ट पूरा होना चाहिए, क्योंकि ये वोल्टेज ड्रॉप जुड़ेगा ना प्लस माइनस, आप केवीएल पढ़ते होगे तो किरचॉफ वोल्टेज ला, तो पूरा जुड़ के जीरो होना चाहिए था, तो ये वोल्टेज इस 240 के बराबर होना चाहिए। तो 4 के कितने जोड़े 4 गुड़े एक्स बराबर 240, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, अगर 4 से आप इसको काट दो यहाँ पे तो 60 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, आप इसको एप्टीट्यूड की तरह भी हल कर सकते हो। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 60, क्या हो 60 बल्ब, सॉरी 60 बल्ब देखिए जुड़े होते हैं। 60 बल्ब अब लाओ, सब 4 वोल्टेज का ड्रॉप हो, तो 6 चौके 24, मतलब 240 वोल्ट का पूरा ड्रॉप देंगे, जो कि 240 वोल्ट हमको सप्लाई यहाँ पे हम दे ही रहे हैं। तो ये बेसिकली आंसर हो जाएगा 60 बल्ब यहाँ पे यूज होंगे। देखिए क्वेश्चन काफ़ी इजी था, बस थोड़ा सा इसमें समझना था कि कहते क्या हैं। अब अगले क्वेश्चन में चले जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा है कि पीवीसी कंड्यूट नली वायरिंग के मामले में पीवीसी कंड्यूट नली की न्यूनतम मोटाई क्या होती है। अब ये जी पीवीसी कंड्यूट नली क्या होता है, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड जो होता है ना, वो उसको हम बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है कंड्यूट नली। जो होती है घरों में जब हम वायरिंग करते हैं ना, तो उसकी जो पाइप होती है बेसिकली उसी को हम कंड्यूट नली बोलते हैं। अब ये जो कंड्यूट नली है उसकी मोटाई कितनी होती है ये हमसे पूछा गया है, तो वो 1.5 mm का होता है, ठीक है, मतलब 1.5 मिलीमीटर इतने का होना चाहिए। ये भी सब देखिए BIS जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है ना, उन्हीं सब के आधार पे बताया गया है।
तो इसका आंसर हो जाएगा 1.5 mm। अगला क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का कार्य क्या है। तो देखिए कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है, आप इससे भली भांति परिचित होंगे कि कम्यूटेटर जो होता है एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदल देता है। यदि मैं आपको इसका फिगर दिखाऊं तो फिगर में आप इजीली देख सकते हो कि यहाँ पे नॉर्थ साउथ की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। इससे पहले देखिए, मैं कम्यूटेटर दिखाने से पहले मैं आपको स्लिप रिंग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि स्लिप रिंग हम जब लगाते हैं, देखिए क्यों लगाते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम किसी परमानेंट मैग्नेट के बीच में कंडक्टर रख दें ना, ये कंडक्टर बेसिकली जो आप कॉइल रखते हो उसी को मैं बोल रहा हूँ, तो कंडक्टर रखने से क्या होगा कि इनके जो कंडक्टर रखने से ये फ्लक्स जो फ्लो हो रहा है नॉर्थ टू साउथ उसको कट करेगा। उसको कट करने से इन कंडक्टर में एक वोल्टेज इंड्यूस होगा, वोल्टेज इंड्यूस होने से करंट इंड्यूस होगा। उनकी डायरेक्शन देखिए कुछ इस तरीके से है, वो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल से पता चलेगा कि कौन सा किधर साइड में इसका करंट होगा। अब वो करंट जो आती है उसको हमको बाहर लेना है, तो वो कैसे लें। अब देखिए यहाँ पे बल्ब जुड़ा है, तो अगर आप ये वायर को सीधा बल्ब से जोड़ दोगे तो बल्ब भी तो घूमने लगेगा इसके साथ साथ, क्योंकि ये रोटेट करता है। तो उससे हमको बचने के लिए यहाँ पे हम स्लिप रिंग लगाते हैं। स्लिप रिंग के ऊपर एक ब्रश लगा देते हैं, जिससे क्या हो कि ये ब्रश पे ये केवल स्लिप करता रहे, इसी वजह से इसका नाम स्लिप रिंग रखते हैं। अब स्लिप रिंग का कॉन्सेप्ट यही है कि ये तो केवल इस पे स्लिप करेगा और जो आपको करंट मिलेगी ये जैसे ही ये नीचे जाएगा और ये वाला जो पोर्शन है ये जैसे ही नीचे जाएगा और ये वाला पोर्शन ऊपर आके ये वाला पोर्शन इधर आने पे करंट का जो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो इसमें अल्टरनेटिंग करंट जो प्रत्यावर्ती करंट होती है वो फ्लो होगी। तो इसको हम क्या करेंगे, इस बल्ब पे लेंगे तो हमको यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट मिलेगी, मतलब कुछ इस तरह का, ठीक है। तो इस तरीके का करंट मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए अल्टरनेटिंग करंट मिल रही थी। अब हमको यदि इसी को डायरेक्ट करंट में बदलना हो, डायरेक्ट करंट चाहिए, तो हम क्या करते हैं, कम्यूटेटर का यूज करते हैं। कम्यूटेटर में बेसिकली क्या होता है, इसको स्प्लिट रिंग भी बोलते हैं, स्लिप रिंग उसको बोलते हैं, इसको स्प्लिट रिंग। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम देखिए इसको स्प्लिट कर दिए हैं, दो भाग में बांट दिए हैं। एक ब्लू पोर्शन आपको दिख रहा होगा, एक पिंक पोर्शन दिख रहा होगा। इसमें भी सेम वही प्रोसेस है, बस यहाँ पे हमने क्या किया है कि दोनों जो भाग हैं उनसे वायर को कनेक्ट कर दिए हैं और ब्रश को बाहर छोड़ दिए हैं कि इस पर स्लिप होता रहे। तो यहाँ पे क्या होगा ना, बेसिकली आप इसके मैकेनिज्म में देखोगे, जब ये वायर इस ब्रश पे मतलब ब्लू वाला जो है जब यहाँ पे है तो करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे है, जैसे ही ये ब्लू वाला ऊपर चला जाएगा ना तो करंट की डायरेक्शन यहाँ पे आते ही ये चेंज हो जाएगी, कुछ ऐसे हो जाएगी और ब्लू पे वैसा का वैसा ही रह जाएगा करंट। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो करंट फ्लो होती है ना वो क्या होती है, डायरेक्ट करंट फ्लो होती है। इसको आप डिटेल में देखना हो तो आप यूट्यूब पे पूरा इसका एनिमेशन देख सकते हो, बट मैं यहाँ पे आपको नॉर्मली बता दिया कि ऐसा क्यों होता है। तो कम्यूटेटर का प्रयोग करके हम कैसे एसी को डीसी में बदल सकते हैं। तो ये बेसिकली इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर कौन सा हो गया जी, एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलने के लिए। अब अगले क्वेश्चन पे चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाई स्पीड इस्पात में कार्बन का प्रतिशत होता है। तो हाई स्पीड इस्पात में कार्बन का जो प्रतिशत होता है वो बेसिकली देखिए क्या होता है ना कि 0.5 से लेकर के 1% तक होता है। तो आप चाहो तो उसके आसपास की वैल्यूज़ को टिक कर सकते हो। वैसे यहाँ पे जो दिया गया है कितना, 0.75 से लेके 1% तक, क्योंकि 0.5% तक होगा नहीं और 1.5 से 2.5 होगा नहीं क्योंकि ज़्यादा हो गया, और 1 से 2 होगा नहीं, ज़्यादा हो गया। तो बेसिकली ये वाला आंसर, चौथा वाला आंसर आपका सही होगा। ठीक है, इतना होता है, आप इसको याद कर लेना क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट की वाली बात नहीं है। जो कॉन्सेप्ट वाली बात नहीं होगी वहाँ पे हम थोड़ा जल्दबाजी करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि बिजली की गति है, बिजली की गति कितनी है। तो बिजली की गति जो लाइट की स्पीड होती है वही होती है, बट यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपको माइल्स पर सेकेंड में पूछा गया। आप पढ़ते आए होंगे कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है लाइट की स्पीड, 3 × 10⁸, बट ये मीटर में होती है, हमको माइल्स में पूछा गया। तो माइल्स में कितना होता है जी, 1,86,000 माइल्स पर सेकेंड। ठीक है, अब आप देखते हो कि मैं आपको यहाँ पे थोड़ा एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ। तो जब आप देखते हो कि बिजली पहले चमकती है तो उसका प्रकाश आता है, उसके बाद गड़गड़ाहट आती है उसकी। तो अगर आपको पता करना हो ना कि ऑब्वियसली जो बादलों की जो आवाज़ होती है उसकी स्पीड कम होती है लाइट से, इस वजह से हमको देर से सुनाई देता है। तो अगर आपको जानना हो कि बिजली यार कहाँ पे स्ट्राइक करी है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि जैसे ही बिजली चमके आपकी आंखों तक उसकी रोशनी आए, उसके जस्ट तुरंत वहाँ से आप
क्या करना शुरू कर दो, सेकेंड्स काउंट करना शुरू कर दो, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। ठीक है, मान लो कि 5 सेकेंड में आप सुन रहे हो आवाज़ को, जो बादलों की गड़गड़ाहट है बिजली चमकने के बाद, तो आप क्या करो, उस 5 सेकेंड को ना 5 से डिवाइड कर दो, या फिर 6 सेकेंड बाद सुन रहे हो तो 6 को 5 से डिवाइड कर दो, 5 सेकेंड बाद सुन रहे हो तो 5 को 5 से डिवाइड कर दो। उससे हमें क्या पता चल जाएगा कि बिजली कितनी दूर पर स्ट्राइक हुई है, कितनी दूर पर गिरी है हमारे घर से। तो जैसे 5 सेकेंड बाद सुन रहे हो तो 1 माइल दूरी पे गिरी होगी। ठीक है, और एक मील जो होता है, एक मील वो कितने के बराबर होता है जी, एक मील जो होता है वो 1 पॉइंट समथिंग 6 या फिर 1.06 के करीब होती है, मुझे याद नहीं आ रहा है, इतना किलोमीटर के करीब होती है। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा इजली कि कितना दूर पे बिजली गिरी है। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका आंसर होगा। अब इसका आंसर कौन सा हो गया, 1,86,000। अगले क्वेश्चन पे चले जाएं, तो आप इसका प्रैक्टिकल करने देखिए, कहीं बाहर ना निकल जाना, क्योंकि थोड़ा बच के रहना, बिजली से काफ़ी खतरनाक होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 कि एक 3 फेज 4 पोल 50 हर्ट्ज वाली तुल्यांकिक मोटर की तुल्यांकिक गति कितनी होगी। तो ये देखिए अच्छा क्वेश्चन, और इसका फार्मूला आपको एकदम याद होना चाहिए कि तुल्यांकिक जो गति होती है वो क्या होती है, 120 F/P, मतलब फ्रीक्वेंसी और ये पोल है। सब कुछ तो पता है, इसमें क्या मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है, 120 इंटू फ्रीक्वेंसी पता है 50, और ये हमको पोल पता है 4, जब इसको काटोगे तो आ जाएगा 30 गुणे 50 बराबर 1500 RPM, रिवोल्यूशन पर मिनट होता है इसका मतलब। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपको बस ये फार्मूला याद रखना है, काफ़ी जगह पे यूज होगा। तो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं जी। अगला क्वेश्चन है कि यदि हम एक प्रेरण मोटर के पोल को दोगुना कर दें तो इसकी गति क्या होगी। अब प्रेरण मोटर है, अगेन वही इंडक्शन मोटर है, अगेन वही फार्मूला लगेगा जो अभी तक हम लगा रहे हैं कि यहाँ पे गति ns जो मैं बोला हूँ, ये जो हमको दिया गया है वो कितना है, 120 F/P। अब पूछ रहा है यहाँ पे कि पोल को दोगुना कर दे तो क्या होगा। पोल को दोगुना करने का मतलब ये पोल है, अभी P है यहाँ पे, दोगुना करने का मतलब इसमें 2 से गुणा कर दे तो क्या होगा। तो चलिए 2 से गुणा कर देते हैं, 2 से गुणा हमने कर दिया, ये लीजिए। तो जो अब गति है वो कितना हो गई जी, तो पहले देखिए गति कितनी थी, ये थी जो सर्किल में है 120 F/P, लेकिन अब कितना हो गई, ये ns था ना 120 F/P, तो अब देखिए कितना हो गया जी, ns तो है ही ये ns के बराबर है, अब कितना हो गया ns बाई देखिए 2, तो मतलब आधी हो गई। ठीक है, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता हो तो आप कर सकते हो। तो इसका आंसर हो गया गति आधी हो जाएगी। ठीक जी, बहुत अच्छे। 20वां क्वेश्चन क्या है जी, विशुद्ध इंडक्टिव सर्किट में पावर होता है। देखिए यहाँ पे विशुद्ध लिखा गया है, जो विशुद्ध का मतलब होता है शुद्ध ही होता है, अशुद्ध का मतलब होता है, आप जानते हो शुद्ध और अशुद्ध बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे विशुद्ध भी बोला जाता है। विशुद्ध का मतलब प्योर होता है। तो प्योर इंडक्टिव सर्किट में पावर पूछा गया है कि कितना होता है। तो देखिए पावर का फार्मूला हम लिख लेते हैं सिंपली, कितना होता है जी, पावर VRMS। देखिए RMS जरूरी होता है, पावर जो होता है वो RMS में ही होता है। RMS चाहे DC हो या फिर AC, AC में तो RMS कंफर्म है कि यही होगा, और DC में भी RMS होता है, इंटू IRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इंटू कॉस फाई, ये होता है फार्मूला कॉस फाई। तो अब देखिए इंडक्टिव सर्किट में पूछा गया है, तो अगेन इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है, वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। ये वोल्टेज होता है तो ये करंट हो जाता है, करंट क्योंकि 90 डिग्री क्या करता है, लैग करता है। अगेन सिविल से, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, सिविल में क्या होता है जी, इंडक्टर जो होता है उसमें क्या होता है, वोल्टेज होता है लीड करता है, देखिए लीड कर रहा है वोल्टेज 90 डिग्री करंट से। तो यहाँ पे कास फाई की जगह पे यदि आप 90 डिग्री पुट करते हो तो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो पूरा का पूरा पावर 0 हो जाएगा। और VRMS IRMS का जरूर ध्यान दीजिएगा, RMS वैल्यू होती है। आपको लोग बता देते हैं VI cos फाई, वो बिल्कुल गलत होता है, इफेक्टिव वैल्यू इसको बोलते हैं, RMS वैल्यू ही हमेशा हम लेते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 0। काफ़ी इजी क्वेश्चन ये भी था। अगला क्वेश्चन काफ़ी सारे इजी क्वेश्चन लग रहे हैं, बस आप पेशेंस के साथ बने रहो, थोड़ा कुछ क्वेश्चन ऐसे जिनको मुझे और थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए समझाना पड़ रहा है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, 21, संतुलित लोड से जुड़े 3 फेज वाले स्टार में न्यूट्रल करंट होता है।
देखिए संतुलित लोड से जुड़े 3 फेज वाले स्टार में न्यूट्रल में करंट पूछा जा रहा है ना, तो अगर संतुलित है मतलब बैलेंस कोई चीज़ है और स्टार वाली है, जैसे मान लीजिए ये हम स्टार कनेक्शन बना लिए, ठीक है, ये स्टार कनेक्शन, ये लोड है मान लो, ठीक है जी, ये लोड है, इसको कनेक्ट कर देते हैं। अगर ये देखिए संतुलित है ना, मतलब ये जो लोड और ये जो लोड है, ये जो लोड, ये अगर ये बराबर इनकी इम्पिडेंस है, जिनको हम जेड बोलते हैं, अगर बराबर है ना, तो क्या होगा जी, न्यूट्रल जो वायर अगर हम कनेक्ट यहाँ पे करेंगे तो इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। आई एन कितना हो जाएगा, न्यूट्रल करंट 0, ठीक है, अगर बराबर है तो, क्योंकि बराबर होने पर जो करंट हो जाएगी यहाँ पे सर्कुलेट हो जाएगी इजली, इसमें कोई करंट जाएगा ही नहीं। तो बेसिकली जो इसका आंसर हो जाएगा 0, कोई करंट नहीं होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, किस विद्युत उत्पादन संयंत्र की संरचना लागत न्यूनतम होती है? तो देखिए ये तो मतलब आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हो, कभी कभी क्वेश्चन को कॉमन सेंस से भी करना चाहिए, हालांकि कंसेप्ट जरूर उसमें भिड़ाना चाहिए, बट थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे आप तो। थर्मल में क्या यूज होता है, देखिए कोयला, कोयला ऑब्वियसली महंगा होता है, देखिए कितना कम होता जा रहा है। डीजल इलेक्ट्रिक में डीजल यूज होगा, सिंपल सी बात हो, तो डीजल अभी आप रिसेंट में देख ही रहे हो कितना हाई डीजल का रेट हो रहा है, तो डीजल काफ़ी महंगा हो रहा है, पेट्रोल को भी आगे मतलब पीछे छोड़ जा रहा है। और गैस, नेचुरल गैस आप कहाँ पे जाओगे खोजने इसको, तो नेचुरल गैस भी महंगी होती है। तो बचा हाइड्रो इलेक्ट्रिक, यार इसमें पानी का यूज़ होता है, फ्री में मिल जाता है, बारिश का पानी, उसको बंधे में क्या करो, कलेक्ट करो, बंधे में कलेक्ट करने के बाद टरबाइन पे गिराओ, टरबाइन से गिरा के जनरेटर को घुमाओ, जनरेटर को घुमा के भैया बिजली ले लो। तो इतनी इतनी जब आसानी से हमें बिजली मिल जा रही है, केवल घर बनाने का खर्चा हो रहा है जो बनाते हो, और जनरेटर वगैरह में खर्चा हो रहा है, तो हर एक स्टेशन पे होगा ही होगा, बिना उसके कैसे आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लोगे। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की जो लागत, संचालन लागत है, वो काफ़ी ईजी है, ठीक है। अच्छा थर्मल का देखिए काफ़ी मतलब महंगा होता है, ठीक है, और डीजल भी महंगा होता है। इनका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो भी महंगा होता है, हालांकि डीजल और जो गैस है इनका जो कंस्ट्रक्शन होता है इनके कंपेरिजन में थर्मल के और गैस के सस्ता होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एज पर BIS मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड DC सप्लाई, द कलर कोड्स फॉर पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल वायर आर रिस्पेक्टिवली। ये काफ़ी क्वेश्चन सिंपल है, आपके घरों में भी आप देखते होगे 3 फेज, अगर आपके घर पे मोटर वगैरह हो तो उसमें आप देखते होगे कि पॉजिटिव, नेगेटिव और जो न्यूट्रल वायर होते हैं उनके कलर कैसे होते हैं जी, लाल, नीला और काला, आप देखते भी होगे, ठीक है। तो रेड, ब्लू और ब्लैक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इन AC वाइंडिंग पिच फैक्टर इज। तो AC वाइंडिंग में भाई पिच फैक्टर क्या होती है, तो AC वाइंडिंग में पिच फैक्टर जो होती है वाइंडिंग पिच अपन पोल पिच होती है। अब ये जो वाइंडिंग पिच है अपन पोल पिच में आपको अगर फिगर दिखाऊं तो देखिए पोल पिच कितना होता है। पोल पिच में आप देख सकते हो कि जो दो पोल होती है ना, उन पोल के बीच का जो एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं जी, पोल पिच। आप देख सकते हो इन दोनों पोल के बीच का एंगल क्या होता है, पोल पिच। तो इसका जो सिंपल सा फार्मूला क्या होता है पिच फैक्टर का, वाइंडिंग पिच अपान पोल पिच। वैसे आपको केवल फार्मूला ही पूछता है, आप फार्मूले को याद कर लेना, और भी काफ़ी होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन और कुछ ऐसे वैसे होते हैं, तो उनको आप एक बार या फिर गूगल कर लो या फिर बुक में पूरे जितने भी फैक्टर वगैरह हैं उनको आप याद कर लेना। अब सजावटी प्रकाश व्यवस्था में अगला क्वेश्चन है 25वां कि सजावटी प्रकाश व्यवस्था में श्रृंखला में कई लाइट द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो आप देखते होगे शादी विवाह की बात आ गई भाई, उसमें आप काफ़ी खुश होते थे बचपन में जब आपको वो वाला बल्ब मिल जाता था जो जलता था बुझता था। तो उनको देखिए कंट्रोल कौन करता है, उनको कंट्रोल करने के लिए हम ड्रम स्विच का यूज़ करते हैं। अगर मैं आपको फिगर दिखा दूँ तो ये रहा आपके सामने, देखिए ड्रम स्विच, देखिए ना काफ़ी सारी बल्बों की लड़ी यहाँ पे लगी हुई हैं, इनको देखिए कंट्रोल किया जा रहा है। यहाँ पे डायोड वगैरह लगाए गए हैं। तो ये जो टोटल है आपका ये क्या है, ड्रम स्विच का काम करता है। वैसे ये बस बार में भी यूज किया जाता है, मतलब इसको बस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है जी, ये देखिए थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है 26वां कि एक 100 एम्पियर अपॉन 5 एम्पियर, मतलब ये अनुपात दिया गया है, अनुपात का करंट ट्रांसफार्मर 5 एम्पियर मीटर से जुड़ा है, यदि पाठ्यांक रीडिंग 3 एम्पियर है तो वास्तविक करंट की गणना कीजिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए करंट यहाँ पे दिया गया है कि
करंट ट्रांसफार्मर है। करंट ट्रांसफार्मर क्या होता है, बेसिकली एक देखिए रिंग टाइप का होता है। ये जो आपकी ओवरहेड लाइन गई होती है ना, ऐसे ओवरहेड लाइन, इसी पे ये क्या कर दिया जाएगा, ये जो रिंग होता है, मतलब ये भी लेमिनेटेड कोर ही होता है, इसको लगा दिया जाता है। और एक तरफ से सेकेंडरी वाइंडिंग, ये प्राइमरी वाइंडिंग थी जो कोर थी, देखिए जो प्राइमरी वाइंडिंग है केवल एक ही उसमें टर्न है, नंबर ऑफ टर्न, ठीक है, इसको N1 मैं बोल रहा हूँ। और ये जो N2 होता है इसमें काफ़ी ज़्यादा टर्न होती हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए अगर मैं आपको बताऊं तो दिया गया है कि 100:5 का है, ठीक है, मतलब 100 और 5 का अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, लेकिन ये जो 100 और 5 है वो करंट ट्रांसफार्मर का जो अनुपात दिया गया नंबर ऑफ टर्न्स का। तो अब सिंपल सी बात है, इधर एक ही टर्न यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न दिख रहा है, तो इसका जो अनुपात हो जाएगा वो कितना हो जाएगा जी, 5, और इसका 100 ज़्यादा होता है ना इधर जो नंबर ऑफ टर्न्स होता है, तो इनका अनुपात हो गया 5/100, ठीक है जी। वैसे भी जो करंट होता है उसके साथ इसका क्या रिलेशन होता है, संबंध, N1/N2 इज इक्वल्स टू क्या होता है, I2/I1, ठीक है, ये रिलेशन होता है। तो हमको देखिए यहाँ पे क्या चाहिए कि यदि पाठ्यांक रीडिंग 3 एम्पियर है तो वास्तविक करंट की गणना कीजिए। यहाँ पे यदि 3 एम्पियर आ रही है तो भैया ये ओवरहेड लाइन है, इससे वास्तविक करंट कितनी आ रही है ये हमसे पूछा गया, मतलब प्राइमरी करंट। अब प्राइमरी करंट का मतलब I1 पूछा गया है, ये हमको I2 दिया हुआ है 3 एम्पियर, मतलब रीडिंग जो ले रहे हैं हम, यहाँ पे अमीटर लगाते हैं ना रीडिंग लेने के लिए, क्योंकि इधर कम कर लेते हैं हम करंट को, तभी तो, नहीं तो ज़्यादा रहेगा तो एमीटर उड़ जाएगा भाई। तो 3 एम्पियर की करंट आ रही है यहाँ पे, हमको वास्तविक करंट की गणना करनी है कि भाई वास्तविक करंट कितना आ रहा है। तो ये जो रिलेशन है इसके थ्रू हम आराम से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे कि I1/I2 इज इक्वल्स टू कितना है जी, N2/N1, इसका रिलेशन ठीक उल्टा होता है, N2/N1। तो हमको I1 ही चाहिए था, तो I1 निकालने के लिए इस I2 को क्या करो, यहाँ पे ले आओ। तो देखिए N2/N1 करेंगे तो कितना आएगा, N2 हमारा है 100, पिछले फिगर में आप जाओ तो, और N1 कितना है जी 5, मतलब कम वाला N1 था, एक ही वहाँ पे था ना नंबर ऑफ टर्न, इनटू कितना हो जाएगा जी, I2 कितना है जो रीडिंग आ रही है 3, तो ये हो जाएगा 20×5=120, यहाँ पे 20 आ जाएगा, और 20 का गुणा 3 में करोगे तो आप 60 आ जाएगा। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, आपको बस ये रिलेशन पता होना चाहिए ये। और हाँ, करंट हमेशा क्या होता है इस नंबर ऑफ टर्न्स का सीधा उल्टा, और वोल्टेज वही होता तो V1/V2 इज इक्वल्स टू N1/N2 हो जाता, और उसका रेशियो जो दिया होता वो भी सेम होता जो लिखा गया है यहाँ पे, बट यहाँ पे करंट के मामले में उल्टा होता है। देखिए 60 एम्पियर की करंट ओवरहेड लाइंस में जा रही थी, वहाँ पे जब हम करंट ट्रांसफार्मर लगा के करंट को लिए तो कितना हो गया जी, 3 एम्पियर हमको दिखाने लगा, तो वास्तविक करंट 60 एम्पियर थी। तो ये करंट ट्रांसफार्मर होता है, थोड़ा इसकी डिटेलिंग मैंने कर दी। तो देखिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो फिर से एक बार बोलूँगा, ये देखिए हर एक यूट्यूबर का काम होता है, वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो अगला क्वेश्चन देखिए जी, 27वां क्वेश्चन क्या है कि BIS के अनुसार एक लाइट सर्किट में अधिकतम लोड से अधिक नहीं होना चाहिए। तो BIS का मतलब हो गया जी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से 800 वाट से देखिए अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर इससे अधिक हो गया तो थोड़ा खतरा हो सकता है जी। काफ़ी टाइम हो रहा है तो थोड़ा जल्दी करना होगा मुझे, बट फिर भी मैं पूरे समझाते हुए चलूँगा। 2 प्रत्यावर्ती अल्टरनेटर के तुल्य कालन के लिए मुख्य शर्तें क्या हैं। देखिए 2 प्रत्यावर्ती अल्टरनेटर है ना, तो प्रत्यावर्ती अगर अल्टरनेटर मतलब कि अल्टरनेटर को हम क्या बोलते हैं जी, सिंक्रोनस जनरेटर। सिंक्रोनस जनरेटर है, तो तुल्य कालन का मतलब सिंक्रोनिज्म के लिए क्या होता है। तो देखिए अगर मैं स्टार कनेक्शन ले लूँ, ठीक है, और ये जो है इनका देखिए ABC, टर्मिनल पे मैं नाम दे दे रहा हूँ ABC, तो ABC जो नाम मैं दे रहा हूँ ये क्या है जी, सीक्वेंस, अनुक्रम है इनके। तो यदि इनका अनुक्रम ये ऐसा है कि ये A B और C हैं, ठीक है जी, अगर क्लॉकवाइज चलें तो इनका भी अनुक्रम ABC ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप B वाले को यहाँ पे कर दो, जैसे आप कनेक्ट करते हो ना तो B को B से, इसको इससे करते हो, तो ऐसा नहीं कि B को यहाँ पे रख दो, फेज अनुक्रम समान होने चाहिए। तो ये हो गया। दूसरा कि इनकी फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज है इसका, तो इसका भी 50 हर्ट्ज ही होना चाहिए। तीसरा कि इनका जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज ये क्या होना चाहिए, फेज वोल्टेज समान होना चाहिए। तो वोल्टेज, आवृत्ति और फेज अनुक्रम समान होने चाहिए, तब हम सिंक्रोनिज्म ला सकते हैं, अदरवाइज सिंक्रोनिज्म टूट जाएगा, लॉकिंग बेहतर नहीं हो पाएगी। तो ये बेसिकली इसका आंसर था, वोल्टेज, आवृत्ति और फेज अनुक्रम समान होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 29 की पर्पज सर्किट में इलेक्ट्रॉन को धकेलने वाले दाब को क्या कहते हैं? तो देखिए पर्पज सर्किट में इलेक्ट्रॉन को कैसे धकेल सकते हैं हम? वोल्टेज अप्लाई करके। अगर यहाँ पे कोई मेटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर हम इस पर वोल्टेज अप्लाई कर दें ना, वोल्टेज, तो यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इसके एक डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे किसी एक डायरेक्शन में, तो जिस डायरेक्शन में मूव करेंगे उसके अपोजिट करंट फ्लो हो जाएगा। तो उसको धकेलने के लिए हम सिंपली वोल्टेज का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? डीसी मोटर स्टार्टर कितने प्रकार के होते हैं? तो डीसी मोटर स्टार्टर कितने प्रकार के होते हैं जी? 3 प्रकार के होते हैं। आपके सामने फिगर भी दिख रहा होगा डीसी मोटर स्टार्टर का, ठीक है। 2 पॉइंट स्टार्टर, ठीक है जी, 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर। यदि हम बात करें 2 पॉइंट स्टार्टर की, तो 2 पॉइंट स्टार्टर में को हम सीरीज मोटर में यूज करते हैं। आप बेसिकली बस ऐसे ही नोट कर लो। और 3 पॉइंट स्टार्टर को हम क्या करते हैं जी, शंट या फिर कंपाउंड मोटर में यूज़ करते हैं। और 4 पॉइंट स्टार्टर को भी हम शंट या कंपाउंड में यूज़ करते हैं, ठीक है। और स्टार्टर क्यों यूज करते हैं? क्योंकि अगर हम डायरेक्ट जाके कनेक्ट कर देते हैं अपने किसी भी मशीन को, जैसे आप कोई भी घरों में मशीन यूज कर रहे हो, मोटर वगैरह, तो उसको डायरेक्ट आप सप्लाई दे दोगे तो चल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। बट वहाँ पे क्या डर होता है कि करंट अचानक से जब ज़्यादा जाता है तो वाइंडिंग के जलने का चांस होता है। इसकी वजह से हमको क्या करना होता है, स्टार्टर लगाते हैं। तो और स्टार्टर का मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है कि देखिए यहाँ पे जो रेजिस्टेंसेस लगे हैं ना, रेजिस्टेंसेस, वो रेजिस्टेंसेस मेन है यहाँ पे। ये क्या करते हैं, पहले स्टार्टर जब स्टार्ट करते हैं तो इतना ज़्यादा देखिए रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ये पूरा कि करंट कम फ्लो होता है। जैसे ही पूरा स्टार्ट हो जाता है ना, तो ये घूम के यहाँ जाता है, पूरा रेजिस्टेंस यहाँ सर्किट से हट जाता है और अब उसको प्रॉपर सप्लाई मिलने लगती है आपके मोटर को, ठीक है। तो ये बेसिकली उसमें ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है और काफ़ी सारी इसमें कॉइल होती हैं, ओवरलोड कॉइल, पुश बटन, नो लोड कॉइल वगैरह वगैरह, उनका यूज़ किया जाता है। तो वो आप पूरा कंस्ट्रक्शन में इसके देखना। इतना भी आपको डिटेल में ना बताऊँ कि काफ़ी लंबा हो जाए वीडियो। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 31, सीसा एसिड बैटरी में निम्न में से किस इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है? तो सीसा एसिड बैटरी में देखिए H2SO4 तनु डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, H2SO4 सीसा एसिड बैटरी में, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, डिस्टिल्ड वाटर मिलाते हैं, जिसको आशुद्ध जल बोलते हैं। डिस्टिल्ड वाटर 3 भाग होता है, डिस्टिल्ड वाटर और H2SO4 1 भाग होता है। तो 3 संबंधी 1 का अनुपात होता है इनके बीच में। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा तनु डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, हेलोन CTC प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग को बुझाने के लिए करते हैं? किसको बुझाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं जी? तो इसका प्रयोग हम देखिए बिजली से लगने वाले आग को बुझाने के लिए हेलोन CTC का प्रयोग करते हैं। तरल सामग्री अगर होती तो हम क्या करते, फोम टाइप का आता है उसको यूज करते, ठीक है, फोम टाइप का। और वहीं यदि ठोस सामग्री में आग लगती है तो आप जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला होता है सिंपली, और नाइट्रोजन का मिक्स होता है, उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और पेट्रोलियम पदार्थों की गैस में लगने वाली आग को एक झाग टाइप का आता है, उसको यूज कर सकते हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिजली से लगने वाली आग को। अगला क्वेश्चन क्या है जी, किस ट्रांसफार्मर में कोई क्षय नहीं होता है? तो देखिए क्षय कब नहीं होगा, जब कोई चीज़ आइडियल होगी। आइडियल का मतलब कि रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, 0। अब जब रेजिस्टेंस ही नहीं रहेगा तो I² जो R, जिसको हम कॉपर लॉस बोलते हैं, R 0 हो गया तो कोई लॉस नहीं होगा। तो आइडियल जितने भी होते हैं ना, उसके देखिए हर चीज़ को बोला जाता है कि आइडियल है। मैग्नेट भी काफ़ी आइडियल है, कोर भी आइडियल है, तो इसकी वजह से कोई लॉस ही नहीं वहाँ पे होता है। और वैसे भी बेसिकली आर उसका 0 होता है, इस वजह से बोलते हैं ये आइडियल है। प्रैक्टिकल में तो लॉस होना ही होना है। आइडियल चीज़ें कभी नहीं होती, केवल थ्योरी के लिए चीज़ें बताई जाती हैं। तो 33वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए ट्रांसफार्मर में कोई क्षय नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, एमसीबी का पूर्ण रूप है। एमसीबी का पूर्ण रूप मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। यदि आपसे कोई पूछे तो आप बता दो। आपको घरों में भी यूज होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ये सर्किट को ब्रेक करने में भी यूज किया जाता है, ठीक है। ज़्यादा वोल्टेज होने पे क्या करता है, ये ब्रेक हो जाता है, करंट को फ्लो नहीं होने देता। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है, एक नियान संकेत ट्यूब की अधिकतम लंबाई हो सकती है? वाह जी वाह। नियान संकेत ट्यूब क्या होता है? अब आप अपने दुकान का प्रचार करते हो ना कि भाई फला समोसे की दुकान और ये स्वीट्स हाउस वगैरह वगैरह करके, तो उसके लिए आप क्या करते हो, अपने दुकान के सामने एक बोर्ड लगाते हो। तो उस बोर्ड में क्या होता है जी, यही वाली ट्यूब होती है, नियान संकेत ट्यूब, उसी का यूज करते हो, मतलब विज्ञापन के लिए यूज किया जाता है। तो वही पूछ रहा है कि उस ट्यूब की अधिकतम लंबाई क्या हो सकती है? 5 मीटर। तो आप कहो 5 मीटर तो नहीं होती है, तो भाई वो क्या होता है ना, खंड खंड में बटा होता है। तो वो बताया गया है कि इसके जो खंड की लंबाई होती है वो क्या होती है, अधिकतम 5 मीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट
सॉरी यहाँ पे मैं इसको नीचे कर देता हूँ। तो डिटेक्ट द अर्थ फॉल्ट लोकेशन ऑफ अ केबल। अर्थ फॉल्ट लोकेशन को डिटेक्ट करने के लिए हम पूछ रहा है कि कौन से टेस्ट का यूज करते हैं। तो भाई शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट, कंटिन्यूटी टेस्ट तो हम ट्रांसफार्मर के लिए करते ही हैं, बट म्यूरे जो भी आप बोल लो, म्यूरी लूप टेस्ट का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, देखिए एक ब्रिज की तरह होता है, सर्किट की तरह, ब्रिज सर्किट की तरह होता है, जहाँ पे आप फिगर में देखो तो ये जो होता है, देखिए फाल्टी केबल है, ये वाला पार्ट फाल्टी केबल है। इससे हम एक नोब को इससे कनेक्ट करते हैं, एक नोब को यहाँ पे ब्रिज सर्किट बनाते हैं R1 R2, और ये आपका R3 हो गया पूरा, ये R3 हो गया ये पूरा टोटल, और ये बचा आपका R4। अब मैं इसको क्या करता हूँ, कट करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, इसकी मदद से हम रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस यदि हम फाइंड कर लें, आपको यहाँ पे देखिए पूरा फाइंड करके दिखाया गया है। मैं अगर फाइंड करूँ तो काफ़ी लेट होगा। पहले उस सर्किट में ये कॉन्सेप्ट लगाया गया है, R1/R2 इजिकल्स टू R3/R4, जो ब्रिज सर्किट बैलेंस होती है तब का कंडीशन है। उसके बाद +1 जोड़ दिया गया है। उसके जस्ट बाद अगर आप डिराइव करते चले जाओ तो आपको क्या मिलेगा, आप स्क्रीनशॉट लेके इजीली आपने से कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या मिलेगा जी, ये जो फार्मूला मिला है Rx इजिकल्स टू, तो R जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, L के, तो L से हमने रिप्लेस कर दिया, यहाँ भी R को L से रिप्लेस कर दिया है। तो इससे हमको लेंथ पता चल जाएगा, लेंथ पता चल जाएगा तो हमको लोकेशन मिल जाएगा कि कितनी दूर पे फॉल्ट हुआ है। तो ऐसे फॉल्ट को टेस्ट करने के लिए हम म्यूरी लूप टेस्ट का यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 37वां, फ्यूल ऑफ एटॉमिक इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन प्लांट इज। तो फ्यूल देखिए बोला जा रहा है ना कि एटॉमिक इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन का, तो एटॉमिक में बताइए आप, यहाँ भी देखिए कॉमन सेंस वाली चीज़ आ गई कि डीजल का प्रयोग आप करोगे, वाटर से आप परमाणु बनाओगे कि कोयला से बनाओगे किससे बनाओगे, यूरेनियम से बनाओगे। यूरेनियम 235 का यूज़ होता है। देखिए यूरेनियम 235 एनरिच्ड यूरेनियम होता है। एनरिच्ड का मतलब होता है कि 80% कंसनट्रेशन होता है यहाँ पे यूरेनियम का। तो एनरिच्ड यूरेनियम का यूज़ करते हैं हम न्यूक्लियर पावर प्लांट में। इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो महंगा होता है, लेकिन जो रनिंग वाला होता है, मतलब जो इसको चलाते हैं, उसका कास्ट काफ़ी सस्ता होता है, बट कंस्ट्रक्शन इसका काफ़ी महंगा होता है। ठीक है, क्योंकि और इसमें काफ़ी खतरा भी होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में। अगला क्वेश्चन है, ट्राई स्क्वायर का प्रयोग कोण की सटीकता को मापने के लिए किया जाता है। तो ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किस कोण की सटीकता को मापने के लिए किया जाता है, तो 90 डिग्री के कोण की सटीकता को मापने के लिए किया जाता है। अगर मैं आपको इसका फिगर दिखा दूँ तो ये आपके सामने फिगर है, आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, और ये देखिए और किस किस यूज में होता है, दूरी मापने के लिए, सतह की समतलता जांचने के लिए, दो मिलने वाली सतहों के समकोण 90 डिग्री होने पर जांच करने के लिए, समांतर रेखाएं लाइन खींचने के लिए तथा उनकी जांच करने के लिए, आपस में लंब रेखाएं खींचने के लिए। ठीक है, और भी टाइप के होते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए फिक्स्ड या ट्राई स्क्वायर है। ठीक है, अगला क्या है, समायोज्य ट्राई स्क्वायर है। अगला क्या है जी, एल स्क्वायर का है। अगला क्या है, एक और था ना, ये रहा आपके सामने, ये है आपका डाई मेकर ट्राई स्क्वायर। ठीक है, तो ये बेसिकली है, अगर आपको पढ़ना हो तो आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है 39, इफ अ सिंक्रोनस मोटर इज रनिंग ओवर एक्साइटेड द पावर फैक्टर विल बी। अब देखिए सिंक्रोनस मोटर यदि ओवर एक्साइटेड हो जाए तो क्या होगा, ओवर एक्साइटेड का मतलब हो गया यहाँ पे कि यदि मैं बात करूँ ओवर एक्साइटेड का, तो ये अगर आपके सामने मैं बात करूँ, सिंक्रोनस मोटर की बात किया है ना, सॉरी सिंक्रोनस मोटर में ये क्या बना रहा हूँ, सिंक्रोनस मोटर की अगर बात किया है तो सिंक्रोनस मोटर में ये जो आपका स्टेटर होता है उसमें आप 3 फेज सप्लाई जैसे ही देते हो तो ये जो होती है मतलब एक्साइट हो जाती है। ठीक है, अब एक्साइटेशन इसका क्यों अधिक होता है, जैसे अगर आप अधिक करंट मान लो दे दिए हो इसमें तो एक्साइटेशन यदि अधिक हो गई तो इसकी वजह से क्या होता है ना, इसकी वजह से जो ईएमएफ से करंट जो होता है वो क्या कर जाता है, लीड कर जाता है, अधिक अगर आप करंट दे दिए हो तो। ठीक है, और वहीं यदि आप इसी के इक्वल करंट दे दो ईएमएफ के, सॉरी मतलब इतना करंट दो कि इनफ मात्रा में फ्लक्स को प्रोड्यूस कर सके, ठीक है, आर्मेचर पे, तो क्या होगा, इनके बीच का देखिए जो मतलब ये जो करंट का मतलब करंट हो जाएगा और ये ईएमएफ, तो इनके बीच का जो एंगल हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। जीरो होने से कास फाई जो होगा वो कितना हो जाएगा,
1 हो जाएगा, कास फाई 1 हो जाएगा, तो यूनिटी पावर फैक्टर पे वर्क करेगा। तो नॉर्मल एक्साइटेशन होगा तो यूनिटी पावर फैक्टर पे। अगर ज़्यादा करंट देकर एक्साइट कर दिए तो हमको वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव का डिमांड होने लगता है। ज़्यादा पे एक्साइट कर दोगे ना तो क्या होगा कि फ्लक्स की फ्लक्स की अधिकता हो जाएगी। फ्लक्स की अधिकता होने पे क्या होगा कि उसको वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव जो मतलब जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, अप्रत्यक्ष जो पावर होती है वो क्या करेगी, उल्टा भेजने लगेगी। उल्टा भेजने से ये क्या करने लगेगा, लीडिंग में वर्क करने लगेगा, लीडिंग पावर फैक्टर पे। वहीं यदि अंडर एक्साइटेशन में है, मतलब कम एक्साइटेशन दिया गया है, ठीक है, अगर मशीन के स्टेटर पे कम एक्साइटेशन दिया गया है तो ये फ्लक्स की आपूर्ति नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे उसको एक अप्रत्यक्ष पावर भी भेजना होगा। उस अप्रत्यक्ष पावर को भेजने की वजह से ये लैगिंग पावर फैक्टर पे वर्क करने लगेगा। ठीक है, लैगिंग पावर फैक्टर मतलब जो करंट होगी वो कुछ ऐसा हो जाएगी। फेजर डायग्राम में यदि ये ईएमएफ हो तो ये करंट कुछ इससे लैग करने लगेगी। तो अंडर एक्साइटेशन पे लैगिंग, ओवर एक्साइटेशन पे लीडिंग और नॉर्मल एक्साइटेशन पे यूनिटी। बेसिकली ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि सीसा एसिड बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट स्तर बनाए रखने के लिए पानी का उपयोग करते हैं। तो क्वेश्चन हम अभी कर चुके हैं कि डिस्टिल्ड वाटर का यूज करते हैं। कितना अनुपात होता है, 3 भाग डिस्टिल्ड वाटर और 1 भाग तनु सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है जी, एनर्जी किलोवाट मीटर। देखिए इंटीग्रेटिंग जब भी लग जाए तो मतलब होता है कि ये टाइम की बात कर रहा है कि टाइम के साथ साथ कितना चेंज हो रहा है। तो हम देखिए एनर्जी मीटर जो किलोवाट मीटर होता है, किलोवाट आवर मीटर, आवर लगते हैं मतलब ये टाइम को डिनोट कर रहा है। तो इससे हम एनर्जी मेजर करते हैं। तो टाइम के साथ साथ हम कितना वाट कंज्यूम कर रहे हैं उसको मेजर करें, तो टाइम के साथ साथ। तो इसको हम क्या बोल देते हैं जी, इंटीग्रेटिंग। ऐसे जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको इंटीग्रेटिंग टाइप बोलते हैं। अब यदि हम बात कर लें कि और क्या क्या होते हैं इसमें, तो एक इंडिकेटिंग टाइप भी होता है। ठीक है जी, इंडिकेटिंग टाइप भी होता है। तो इंडिकेटिंग टाइप में क्या होता है, इंडिकेटिंग टाइप में पावर फैक्टर मीटर होता है, जैसे वोल्ट मीटर होता है, मीटर होता है। ठीक है जी, पावर फैक्टर मीटर, वोल्ट मीटर, मीटर। और एक क्या होता है जी, रिकॉर्डिंग टाइप। रिकॉर्डिंग टाइप भी होता है इंस्ट्रूमेंट। अब रिकॉर्डिंग टाइप में क्या होता है, वोल्ट मीटर से क्या होता है कि थर्मोस्कोप हो गया, ईसीजी। देखिए रिकॉर्डिंग टाइप में ईसीजी भी एक होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं जी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जिससे आप देखते हो ना ईसीजी से आपके मतलब जीवन की पूरा वो दिखाता है, मूवी में ऐसे ऐसे करके चलता रहता है हमेशा कि जब ये क्या होगा, ईसीजी का जो ग्राफ यदि ये सीधा हुआ तो आप गए काम से भाई। तो ये जो ईसीजी होता है उसको मेजर करने के लिए हम रिकॉर्डिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। ठीक है, गैल्वेनोमीटर भी आप यूज करते हो, बेसिकली रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में ही इसको लाते हो। तो ये बेसिकली रहे कुछ इंस्ट्रूमेंट। अगला क्वेश्चन क्या है, बीआईएस के अनुसार किसी भी संस्थापना में अधिकतम लीकेज करंट की अनुमति है। तो लीकेज करंट देखिए ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो काम हो जाएगा गड़बड़, झटका लग सकता है। तो उसकी वजह से यहाँ पे पूर्ण लोड विद्युत धारा का सोचिए कितना, 1/5000वां भाग, इतने की ही केवल अनुमति दी गई है। 1/5000वां भाग कितना, सोचिए कम अनुमति दिया गया है। इससे ज़्यादा लीकेज नहीं होना चाहिए, नहीं तो पावर फैक्टर गिरेगा, जिससे पावर स्टेशन से ज़्यादा उनको सप्लाई करनी पड़ेगी, उनका खर्चा बैठेगा और वगैरह वगैरह। तो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 43 कि साफ्ट सोल्डर में टीन और सीसा का प्रतिशत होता है। तो साफ्ट सोल्डर में टीन और सीसा का प्रतिशत कितना होता है जी, 60 और 40। टीन का 60, सीसा का 40। देखिए ऑप्शन यहाँ पे 40 60 दिया गया, कंफ्यूज नहीं होना है। आपको सीसा टीन भी कर सकता है, तो ध्यान दीजिएगा, टीन को आप याद करो, सीसा अपने आप याद हो जाएगा। टीन को केवल 60 याद रखे रहो, काम खत्म है। अगला क्वेश्चन क्या है, 44 डीसी जनरेटर की बॉडी से बनती है। तो डीसी जनरेटर की बॉडी किससे बनती है, क्या बात है, ढलुआ लोहा या फिर ढलुआ इस्पात। तो ढलुआ लोहा कब यूज करते हैं और ढलुआ इस्पात। इस्पात देखिए अब देखे होगे कि बड़ी बड़ी मशीन यदि आपके यहाँ पे आ जाए ना तो हम ढलुआ इस्पात का यूज़ कर लेते हैं, और यदि क्या हो छोटी मशीन हो तो ढलुआ लोहा का यूज़ कर लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा वाला। अगला क्वेश्चन है, वायरिंग प्रणाली में सबसे सस्ता और आसान तरीका है। तो वायरिंग प्रणाली जब हम देखते हैं यहाँ पे दिया गया है ऑप्शंस जो, उसमें से यदि अब हम क्लिट वायरिंग को देखें तो क्लिट वायरिंग बेसिकली
डेंजरस भी होती है, नहीं यूज करना चाहिए, लेकिन क्लिट वायरिंग सबसे सस्ती वायरिंग होती है। आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। देखिए क्लिट वायरिंग का मैंने फिगर बना के आपके सामने दिखा दिया है। ये बेसिकली मैंने बनाया नहीं है, ये तो मैंने चुराया है, हालांकि फिर भी आप इसको स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो। क्लिट वायरिंग क्या, देखिए इसके नुकसान यहीं पे दिखाए गए हैं कि दिखने में अच्छी नहीं लगती। आहा क्या बात है। इस फिटिंग को हम परमानेंट नहीं रख सकते क्योंकि कुछ ही दिनों में बात ढीली पड़ जाती है, और पता नहीं काफ़ी सारे हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अल्टरनेटर। वाह, ये अगर आपको नहीं आता है तो आप इंटरव्यू में नहीं बैठ सकते हो, आपको नहीं आना चाहिए, नहीं आएगा तो फिर आप बेकार हो। तो ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है। ये क्या कहता है कि यदि किसी कॉइल में ईएमएफ मतलब क्या हो, कोई भी कंडक्टर मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करेगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, जो कि किसके इक्वल होगा जी, ईएमएफ डी फाइव बाई डी टी के, मतलब फ्लक्स के चेंज होने की दर के इक्वल होगा। ठीक है, कि फ्लक्स कितने रेट से चेंज हो रहा है। तो ये होता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है अल्टरनेटर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस सेल का कार्यकाल सबसे लंबा होता है। तो देखिए क्या बात है, आपके सामने एक बैटरी भी है। तो ये बिल्कुल जो आप देख रहे हो ये क्या है जी, लिथियम बैटरी, जिसकी कार्यकाल सबसे लंबी होती है। आप जो अभी मोबाइल से देख रहे हो ना मेरे इस वीडियो को, और आप जो अपने पिटर पिटर करते रहते हो लैपटॉप वगैरह पे, तो इनमें देखिए लिथियम सेल का यूज होता है और इनका कार्यकाल क्या होता है, सबसे लंबा होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 3 फेज वाली आपूर्ति प्रणाली में न्यूट्रल पॉइंट कनेक्शन में उपलब्ध नहीं होता है। तो भाई न्यूट्रल पॉइंट पूछा गया है, तो अगर हम बात करें डेल्टा, डेल्टा कैसे बनता है जी, कनेक्शन ऐसे ऐसे ही बनता है ना। ये रहा आपके सामने डेल्टा कनेक्शन। ये हमने सॉरी यहाँ पे अगर मैं नाम दे दूँ ए बी सी, ए बी सी, तो देखिए ए बी सी जो हमने नाम दिया है, तो हमने तो फिर गलत कनेक्ट कर दिया। इसको आप सी नाम दे दो, चलो हटा लो इसको। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, हटा लूँ ये ए बी सी, ये ए और ये बी और ये सी। देखिए ए से ए को कनेक्ट कर दो, बी से बी को कनेक्ट कर दो, और सी से सी को कनेक्ट कर दो। तो न्यूट्रल के लिए कहाँ जगह बची, कहाँ न्यूट्रल लगाओगे भैया। तो इसमें न्यूट्रल पॉइंट देखिए कनेक्शन उपलब्ध नहीं होता है, सर्कुलेटिंग करंट होती है इसमें। ठीक है, अगर बैलेंस होता तो न्यूट्रल पॉइंट बेसिकली इसमें नहीं है। तो डेल्टा कनेक्शन में ऐसा होता है, स्टार में तो होता है, श्रृंखला समांतर की यहाँ पे बात ही छोड़ दो, वहाँ भी होता है श्रृंखला और समांतर में भी। तांबे कापर की परमाणु संख्या है, तो ये तो आगे क्वेश्चन कराने लायक है। इसका आप तांबे की कितना होता है जी, 29। बेसिकली ये याद करने वाली चीज़ है, आप याद भी कर लेना। अगला क्वेश्चन है, करंट ट्रांसफार्मर एक है। तो करंट ट्रांसफार्मर जो अभी हम बता रहे थे कि ये क्या है, करंट ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर जो मैं बता रहा था कि ओवरहेड लाइन्स का जो एक कंडक्टर होता है उसको लिया जाता है और एक को बाहर निकाल दिया जाता है, वाइंडिंग नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे कनेक्ट करके वाइंडिंग को बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये पूछा है क्या है, तो ये देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे। उस क्वेश्चन में क्या था, पुराने वाले क्वेश्चन, यहाँ पे 60 एम्पियर की करंट थी, यहाँ पे 3 एम्पियर हमको रीड करा रही थी, यहाँ पे अमीटर जब लगा रहे थे। तो ये करंट को क्या कर रही है, स्टेप डाउन कर रही है। इसका मतलब कि आप ट्रांसफार्मर में देखते हो ना, ये भी ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर में क्या होता है, पावर दोनों साइड का क्या होना चाहिए भाई, इक्वल होना चाहिए। पावर इक्वल होने के लिए जैसे P इज इक्वल्स टू क्या होता है, वी आई। ठीक है जी, वी आई। यहाँ पे भी पावर जो इस साइड हो गया वो कितना होना चाहिए था, V इंटू आई। अब देखिए यहाँ पे I कितना है, दूसरे साइड पे 3 एम्पियर, ये I 3 एम्पियर है, और इस साइड पे I कितना है जी, 60 एम्पियर है। तो 60 एम्पियर और ये 3 एम्पियर, तो पावर को बराबर करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे वोल्टेज को कम रखना होगा, यहाँ पे वोल्टेज को अधिक, तभी तो पावर बराबर होगा। पावर बराबर होना चाहिए ना। ट्रांसफार्मर क्या कहता है कि हम क्या करते हैं जी, पावर को ट्रांसफर करते हैं एक साइड से लेकर के दूसरे साइड तक, लेकिन कंडीशन ये है कि पावर दोनों तरफ का समान होना चाहिए, फ्रिक्वेंसी समान होनी चाहिए। पावर को समान करने के लिए हमको क्या करना होगा, इस वोल्टेज को क्या करना होगा, अधिक रखना होगा, इसको कम। तो मतलब यहाँ पे कम से हम अधिक वोल्टेज की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब कि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम है कि वो कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज करता है। तो करंट ट्रांसफार्मर क्या हो गया जी, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो ये इसका आंसर हो गया। देखिए पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपको आई थिंक समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 51, 3 फेज वाले मोटर स्टार्टर में पुश बटन कहाँ पे जुड़ा होता है। जैसे 3 फेज वाले स्टार्टर मोटर में ये नहीं बताया ऑन ऑफ कौन सा, लेकिन पुश बटन जो होता है वो कंट्रोल सर्किट के बिल्कुल
सीरीज में, मतलब श्रृंखला में जुड़ी होती है। ठीक है जी, ये आपके सामने पुश बटन दिख रहा होगा, तो ये कंट्रोल सर्किट के सीरीज में जुड़ी होती है, क्योंकि कंट्रोलिंग करना है हमको तो सीरीज में कनेक्ट करके ही हम ऑन ऑफ करके हम कंट्रोलिंग कर सकते हैं इसका। अगला क्वेश्चन है कि 1200 मीटर तार में 60 ओम का प्रतिरोध है, तो 240 मीटर के तार के प्रतिरोध की गणना करना है हमको। ये भी क्वेश्चन एप्टीट्यूड की तरह है, इसको आप फार्मूला का ना यूज करो, फार्मूला रटोगे भूल जाओगे। देखिए मैं बताता हूँ, कितना सिंपल सा बात है कि 1200 मीटर में तार में यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात करी गई है, प्रतिरोध की। प्रतिरोध क्या होता है, लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है ना, रो एल बाई ए, तो लेंथ के प्रोपोर्शनल हो गया। तो लेंथ यदि आप क्या करते हो, बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ को कम करते हो तो रेजिस्टेंस कम होगा। 1200 मीटर है पहले तो 60 ओम है, 240 होगा तो जरूर इससे कम होगा, तो 1200 आप लिख लो, 1200 है तो 60 ओम, तो एक होगा तो कितना होगा जी, 60 बटे के, राइटिंग मेरी बहुत ही अच्छी है, इससे अच्छी राइटिंग आप नहीं देखे होगे। 1200 तो 60 बटे के 1200 हो गया, तो हमको क्या चाहिए, 240 का चाहिए जी। 240 अगर मीटर हो, ये सब मीटर में है, 240 मीटर हो तो यहाँ 240 का गुणा कर दो। 240 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, 12 दूनी के 24 हो जाएगा, 6 दूनी के 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 ओम आंसर आ गया, कितना आराम से आ गया। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था कि रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 कि एक स्टेपर मोटर के प्रति घूर्णन में कितने छोटे छोटे स्टेप होते हैं। तो देखिए छोटे छोटे कितने स्टेप होते हैं। स्टेपर मोटर कहाँ पे यूज़ होता है, देखिए जैसे घड़ी होती है ना वैसे ही चलती है स्टेपर मोटर भी, कई स्टेप में चलती है। आप मेला घूमने जाते थे पहले तो जो खिलौना लाते थे उसमें भी यूज़ होता था स्टेपर मोटर का, और रोबोटिक्स वगैरह में देखिए यूज़ होता है। तो स्टेपर मोटर क्या होता है बेसिकली, सबसे पहला चीज़ कि ये ब्रशलेस होता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट आप याद रखना कि ब्रशलेस अगर आपको पूछा जाए तो स्टेपर मोटर भी एक इसका एग्जांपल होता है। ये क्या करती है ना, जो फुल रोटेशन होती है उसको छोटे छोटे स्टेप में डिवाइड कर देती है, और कितना होता है और कितने छोटे छोटे, जैसे कि इनका जो स्टेप एंगल होता है वो कितना होता है जी 1.8। अब एक चक्कर लगाई तो 360 डिग्री बनाएगी, 1.8 डिग्री स्टेप एंगल होता है, तो 360 से यदि हम 1.8 को डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा जी 200। तो 200 स्टेप लगा करके ये पूरा अपना एक फुल रोटेशन लेती है। तो एक रिवॉल्यूशन या एक घूर्णन में जो इसका स्टेप हो जाएगा वो कितना हो जाएगा जी 200 स्टेप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 200। अगला क्वेश्चन कि संगलक फ्यूजिंग कारक है, किसका कारक है भाई, संगलक का मतलब जो फ्यूजिंग होता है वो किसका, नहीं फ्यूजिंग कारक, मतलब पूछा गया है कि फ्यूजिंग फैक्टर बेसिकली क्या होता है ना। तो फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है जी, देखिए यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं ना फ्यूजिंग फैक्टर के, तो न्यूनतम फ्यूजिंग विद्युत धारा पान श्रेणीकृत फ्यूजिंग विद्युत धारा। तो यहाँ पे श्रेणीकृत का जो अभिप्राय है मैं वो आपको क्लियर कर दूं कि देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसको रख रखा है कि जो फ्यूजिंग फैक्टर होती है वो क्या होती है, मिनिमम फ्यूजिंग करंट अपॉन करंट रेटिंग ऑफ फ्यूजिंग। मतलब कि अगर आप यहाँ पे बोर्ड में अपने फ्यूज लगाते हो ना तो उसमें जो करंट आती है, और मान लो सपोज करो ये इसके फैक्टर कितना रखा गया है, तो जितना इसमें मिनिमम करंट आ रही हो अपन करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज, मान लो यहाँ पे इसका रेटिंग दिया गया है कि 3 एम्पियर तक को ये झेल सकती है। ठीक है, 3 एम्पियर तक को, और इसमें जो क्या बोलते हैं कि करंट आ रही है वो क्या होगी, उससे ज़रूर है कि कम ही आपको रखना पड़ेगा 2.5 या 2.9 तक, उससे अधिक ले जाओगे तो ये जल जाएगी। ठीक है, तो 2.9 होगी या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3 होगी, तो 3/3 आप करोगे। ठीक है, मतलब मिनिमम फ्यूजिंग करंट कितना है जी 3 एम्पियर जो आ रही है, और रेटिंग कितनी है 3 एम्पियर, तो कितना आ गया जी 1, मतलब फ्यूजिंग फैक्टर कितना आ गया यहाँ पे 1। तो देखिए ये फ्यूजिंग फैक्टर होता है कि मिनिमम फ्यूजिंग करंट कितना आ रही है वो अपान जो रेटिंग उसके ऊपर जो लिखा गया होता है वो कितना है, तो ये फ्यूजिंग फैक्टर होता है। मतलब मिनिमम फ्यूजिंग करंट, न्यूनतम जो फ्यूजिंग धारा है अपान जो उसकी रेटिंग है फ्यूज की वो, और ये एक से हमेशा क्या होता है जी, एक से क्या होना चाहिए यहाँ पे, इट्स वैल्यू इज ऑलवेज मोर देन 1। अब देखो यहाँ पे 1 से अधिक क्यों बोला गया है, क्योंकि आपको जो रेटिंग दी जाती है ना वो हमेशा जानबूझ के थोड़ा कम ही रखी जाती है। इसलिए कम रखी जाती है क्योंकि सपोज करो कि आप 3 एम्पियर का लाए हो और आप गलती से 4 एम्पियर का कर गए, क्रॉस कर गए,
फिर भी देखोगे तो नहीं जलती है। तो जानबूझ के कम किया गया था, होती वो 4 ही एम्पियर की है, क्योंकि 1 सेकेंड सॉरी। तो देखिए वहाँ पे क्या होता है ना, 3 मतलब कि 4 एम्पियर ही होती है बेसिकली, लेकिन 3 एम्पियर लिख दिया गया होता है क्योंकि आप उससे थोड़ा अधिक भी यूज कर लो। तो उनका जानबूझ के रखना होता है क्योंकि वो चाहते हैं कि आपका जो फ्यूज है वो जले ना, ठीक है। तो इट्स वैल्यू इज ऑलवेज मोर देन 1, एक से अधिक ही होती है फ्यूजिंग फैक्टर की वैल्यू। अगला क्वेश्चन क्या है जी, अगला क्वेश्चन है कि फैराडे के इलेक्ट्रोलिसिस के पहले नियम के अनुसार द्रव्यमान जो m होता है के बराबर होता है। तो फैराडे के इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब हो गया कि यहाँ पे बात किया गया है, हम किसी भी कॉपर सल्फेट को लें, ठीक है, कॉपर सल्फेट को वाटर में डाइल्यूट करते हैं। यदि यहाँ पे सपोज करिए कि कॉपर सल्फेट को लेकर के हम वाटर में डाइल्यूट करते हैं, तो कॉपर सल्फेट के जो आयंस होते हैं ना वो इस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो जाते हैं। उनकी जो पदार्थ की मात्रा होती है, अब ना पदार्थ की मात्रा उनको हम m से डिनोट करते हैं। वो जो होते हैं वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, जो उसमें चार्ज फ्लो होती है जो उससे उसके प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। अब ये जो q होती है ना वो क्या होती है जी, आई टी, क्यू इज इक्वल्स टू आई टी। आप देखोगे आई टी के प्रोपोर्शनल होती है, तो इसलिए जो पूरा जो m होता है वो किसके अनुक्रमानुपाती हो जाता है, आई टी के, ठीक है जी, आई टी के अनुक्रमानुपाती हो जाता है। तो जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, m इज इक्वल्स टू जेड आई टी, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है, आप चाहो तो यहाँ से इसको पढ़ सकते हो, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए Z क्या होता है, Z इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सबस्टेंस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, ठीक है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़ सकते हो। इसका आंसर हो गया ZIT। अगला क्वेश्चन है कि निम्न से किसका प्रयोग केबल को यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो केबल को यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम ना ही पॉलीविनाइल क्लोराइड रबर, क्वचित तार जो यहाँ पे आपको दिया गया है ना, जैसे मैं आपको बात करूँ यहाँ पे दिखा दूँ, तो यहाँ पे तो क्या आर्मरिंग हुई है, ये बेसिकली यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमको दिया गया है। यहाँ पे इसी को क्वचित तार हम बोलते हैं, ठीक है, आर्मरिंग को। तो आपको आर्मरिंग इसके लिए दे दिया गया। और ये जो सर्विंग है ये बेसिकली एटमॉस्फेरिक कंडीशन से बचाने के लिए, जो वातावरण की कंडीशंस होती हैं उनसे बचाने के लिए। बेडिंग क्यों जो होता है जी, बेडिंग होता है जो कोरोजन से बचाने के लिए, ठीक है, कोरोजन से मतलब कोरोजन का मतलब जंग, जंग आप जानते हो ना, जंग जो लग जाती है उससे बचाने के लिए हम बेडिंग का यूज़ करते हैं। लेड शीथ का यूज हम करते हैं मॉइस्चर से बचाने के लिए, जो मॉइस्चर होती है उनसे बचाने के लिए। आप अगर पानी में मतलब ज़मीन के अंदर रखो तो उससे मॉइस्चर हो जाता है, उससे बचाने के लिए यूज होता है। ये देखिए कंडक्टर, ये इसका पेपर इंसुलेशन किया गया है। तो बेसिकली क्वचित तार का यूज़ करते हैं, आर्मरिंग का यूज करते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है जी, आमतौर पर DOL स्टार्टर का प्रयोग की 3 फेज के प्रेरण मोटर को चालू करने के लिए किया जाता है। तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर देखो काफ़ी जगह पूछा जाएगा, अब इसकी वर्किंग प्रिंसिपल वगैरह सब पढ़ जाना। तो इसका प्रयोग जो होता है 5 हार्स पावर तक की 3 फेज मोटर के लिए किया जाता है, क्योंकि अगर इससे आप ज़्यादा करते हो ना तो इसकी जो स्टार्टर की प्रॉपर्टी होती है कि ये ज़्यादा करंट तक पे यूज़ नहीं किया जाता है। तो 5 ही हार्स पावर तक का यूज़ करते हैं जिससे कि ज़्यादा करंट ना हो और इसकी जो स्टार्टर है वो जले ना, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 58 BH वक्र में B का प्रतिनिधित्व करता है। तो BH वक्र जो होता है मतलब BH कर्व, उसमें B का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड, मतलब B का प्रतिनिधित्व कौन करता है यहाँ पे, चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ पे जो ऑप्शन है चौथा ऑप्शन दिखा दूँ मैं यदि आपको, तो BH वक्र कुछ इस तरीके का बनता है, देखिए आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ पे क्या होता है ना कि आप यदि किसी भी आयरन में क्या करो, कोर में आप करंट को फ्लो कराते हो, ये करंट को अगर आप ऐसे फ्लो कराओ ना, ऐसे अल्टरनेटिंग करंट को, तो जब आप पहली साइकिल में देखोगे तो क्या होगा कि ये जब तक ओरिजिन रहेगा तब तक तो ऐसे जाएगा, लेकिन कुछ देर बाद सेचुरेट हो जाएगा। सेचुरेट होने का मतलब कि मैग्नेट बन जाएगा पूरा। अब जब ये करंट वापस नेगेटिव साइकिल में जाती है, ठीक है जी, तो क्या होगा कि ये उसी पाथ पे वापस नहीं आती है, ये अपने पाथ से भटक जाती है, इसको कोई भटका देता है। भटकने के बाद क्या होता है ना, यहाँ पे ये देखिए H जो है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये बेसिकली प्रोपोर्शनल होती है करंट के, इसलिए हम करंट को इधर दिखाते हैं और ये जो होती है इधर हम क्या दिखा रहे हैं जी, फ्लक्स को, इधर फ्लक्स को दिखाते हैं। तो फ्लक्स जो है वहाँ पे देखिए करंट तो यहाँ तक जैसे ही निगेटिव आ रही है ना, तो करंट तो पूरा क्या हो जा रही है, यहाँ पे देखिए ये करंट इधर गई, करंट यहाँ से जीरो भी हो गई, लेकिन फ्लक्स देखिए अपने मार्ग से बेचारा भटक गया, इस वजह से यहाँ पे आके
इसके यहाँ पर इतना मतलब फ्लक्स शेष रह गया, इसको हम रेसिडुअल फ्लक्स भी बोलते हैं, और इसको हम रिटेंटिविटी बोलते हैं यहाँ पे, मतलब धारणशीलता, इतना मतलब धारणशीलता है इसके पास। और इसको मेंटेन करने के लिए एच को हमको क्या करना पड़ता है, थोड़ा और नेगेटिव साइड लाना पड़ता है यहाँ तक, तब जाके ये पूरा का पूरा ख़त्म होता है, फ्लक्स जीरो होता है। ठीक है, तो यहाँ तक जो हम देख रहे हैं, थोड़ा और जो हम एच को यहाँ पे ला रहे हैं, उसको लाने में जितना हम वर्क कर रहे हैं उसको हम कोअर्सिविटी कहते हैं। इसको अगर आप हिंदी में जान लो तो क्या कहते हैं, निग्राहिता। कोअर्सिविटी को मतलब अवशेष चुंबन, सॉरी यहाँ पे अवशेष चुंबत्व को नष्ट करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, निग्राहिता का। अच्छा, अगला जो मैं बता दूं, धारणशीलता जो होती थी वो आप यहाँ पे देखिए, पूरा जो है मैटर उसको आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़ सकते हो। मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। इसी को देखिए, जो एच की वजह से मतलब जो इसको फॉलो नहीं कर रहा था करंट के साथ साथ पीछे ही रह जा रहा था, इसको हम क्या कहते हैं कि हिस्टेरेसिस लॉस हो रहा है, शैथिल्य क्षय हो रहा है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है जी, कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड के दाएं हाथ का नियम क्या दर्शाता है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड के दाएं हाथ का नियम हमको कहाँ पे यूज करते हैं, ये बेसिकली जनरेटर में। ठीक है, जनरेटर जब भी पूछे तो फ्लेमिंग राइट हैंड लूप, मोटर पूछे तो आपको क्या बताना है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल देखिए इंड्यूस्ड करंट को दर्शा रहा है ना, लेकिन इंड्यूस्ड करंट, कब करंट इंड्यूस होती है, जब ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो बेसिकली ये क्या करता है जी, ईएमएफ जो प्रेरित ईएमएफ की दिशा है उसके लिए प्रयोग किया जाता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। कार्क स्क्रू नियम किसको इंगित करता है जी, कार्क स्क्रू नियम देखिए, जो वायर होता है ना आपके सामने, वायर ओवरहेड लाइंस, तो इसके वायर में यदि करंट यहाँ पे फ्लो करे तो इसकी वजह से इसके आसपास क्या होता है, फील्ड लाइंस बनती हैं। ठीक है, ये फील्ड लाइंस बनती है। तो इन फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होता है उसको बताने के लिए हम क्या करते हैं, कार्क स्क्रू रूल पढ़ते हैं। यदि स्क्रू क्या हो रहा हो, जैसे सपोज करिए यहाँ पे कोई वायर है और ये वायर में ये करंट नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, नीचे की तरफ ये है, तो जो स्क्रू है वो क्या हो जाएगी जी, स्क्रू कब अंदर की तरफ जाती है, जब हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं। ठीक है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, इसका मतलब क्लॉकवाइज क्या हो गया, मैग्नेटिक जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उनकी दिशा हो गई। आप वैसे भी यहाँ पे अपने थंब का भी यूज़ कर सकते थे, थंब को आप घुमाते, ठीक है, तो उससे भी पता चल जाता है हमको कि करंट का मतलब अंगूठे की जो दिशा होती है वो करंट की दिशा को बताती है। ठीक वैसे ही यहाँ पे कार्क स्क्रू नियम भी है। अगला क्वेश्चन क्या है जी, अगला क्वेश्चन है कि विमानों, जहाज़ों और कई यूरोपीय देशों में घरों में विद्युत आपूर्ति की सुरक्षा प्राथमिकता पर ध्यान देते हुए विद्युत आपूर्ति लाइन में दिया गया है। तो देखिए, विमानों, जहाज़ों और कई यूरोपीय देशों में, अगर हम बात करें थोड़ा इसके आंसर्स पे, तो आप थोड़ा सा माइंड यदि लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ, ठीक है जी, तो हम क्या देखेंगे कि 50, यहाँ पे तक 90 वोल्टेज जो लिखा गया है, 90 वोल्टेज लग सकता था कि हाँ 90 वोल्टेज भी होना चाहिए था, लेकिन काफ़ी ये कम हो गया। 440 वोल्ट तो आप करोगे नहीं सुरक्षा के पर्पज से, तो 440 वोल्ट कहाँ से ले आओगे, 220 वोल्ट भी काफ़ी अधिक हो गया। 110 वोल्ट देखोगे तो आप ट्रेनों में भी यूज़ होता है, लिखा होता है ना ट्रेन में 110 वोल्ट AC, सॉरी DC सप्लाई, तो DC सप्लाई वहाँ पे 110 वोल्ट यूज़ होता है। और ऐसे कई सारे विमानों में भी 110 वोल्ट DC का ही यूज़ होता है, ताकि झटका हमको लगे तो भी कुछ ना हो। ऐसे कि झटका तो लग जाएगा इससे अच्छा खासा, बट लगे भी तो कुछ हो ना। ठीक है जी, तो इस वजह से 110 वोल्ट का, वैसे 50 वोल्ट से झटका लगना शुरू हो जाता है और 90 वोल्टेज तक झटका अच्छा खासा लगने लगता है। ठीक है, और 110 वोल्ट पे तो झटका लगेगा ही लगेगा, लेकिन इससे थोड़ा कम चांस रहता है लोगों के मतलब मरने वगैरह का, तो आप कभी ट्राई मत करना हालांकि। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 की कर्षण ट्रैक्शन कार्य किस मोटर के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है जी, तो कर्सर जो ट्रैक्शन मोटर होता है वो DC सीरीज मोटर के लिए यूज किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है जी, क्योंकि जो DC सीरीज मोटर का टार्क होता है ना वो काफ़ी अच्छा होता है, और हमें अच्छा टार्क ही तो चाहिए ट्रैक्शन के लिए, कर्सर के लिए। किसी चीज़ को उठाना हो गया, भारी चीज़ को, जैसे लिफ्ट को उठाना हो गया, जैसे लिफ्ट मतलब, सॉरी लिफ्ट तो मतलब संट में भी यूज़ करते हैं, वैसे पहले यूज़ करते थे इसका, लेकिन यहाँ पे देखिए DC सीरीज मोटर का आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि टार्क, जो इनिशियल टार्क होता है, प्रारंभिक टार्क, वो काफ़ी अधिक होता है, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। इनिशियल टार्क की बात की गई है ट्रैक्शन की, जैसे अब रुकी हुई ट्रेन, उसको फटाक से उठाना है, हमको चलाना है, सॉरी उठाना नहीं चलाना है, तो स्टार्टिंग टार्क हाई रखना है, इसके लिए हम DC सीरीज मोटर का यूज़ करते हैं। जबकि इंजन में हम यूनिवर्सल मोटर का यूज़ करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और ये फिगर आप ध्यान रखिएगा
ये फिगर यूज होने वाला है अगर आगे कोई क्वेश्चन आए कि अदर का कैरेक्टरिस्टिक पूछे तो डीसी सीरीज मोटर का सबसे अधिक होता है प्रारंभिक टार्क, ठीक है, इसलिए हम यूज करते हैं कर्सर या ट्रैक्शन में, मतलब रेल को चलाने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि BIS के अनुसार एक लाइट फैन के उप परिपथ में अधिकतम पॉइंट से अधिक नहीं होना चाहिए। तो भाई ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के जितने भी क्वेश्चन है आप इसको ना जरूर पढ़ लो, रट्टा लगा लो, क्योंकि इसके पीछे कॉन्सेप्ट नहीं, उन्होंने खुद अपना एक स्टैंडर्ड बनाया, हाँ ये सुरक्षा के पर्पज से उन्होंने बताया, ठीक है, तो इसका 10 पॉइंट से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि चीनी मिट्टी एक है, चीनी मिट्टी इसका मतलब हीटर, हीटर आप देखे हो घर में यूज करते हो, तो हीटर जो होता है वो इंसुलेटर होता है, उसको कंडक्टिंग नहीं बनाया जाता, नहीं तो आप तो कई बार झटका लगा होता और आप पता नहीं कहाँ पे होते, ठीक है। तो चीनी मिट्टी ये क्या होता है जी, इंसुलेटर होता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि आमतौर पर 3 फेज स्क्विरल केज मोटर का पूर्ण भार करंट है। तो आमतौर पर ना देखिए, आमतौर पर जब भी बोल देना तो भाई आ जाता है हम लोगों की बात, जो गरीब तबके के लोग होते हैं, तो 3 फेज स्क्विरल केज मोटर का पूर्ण भार करंट जो होता है निर्धारित HP का कितना होना चाहिए, ठीक है, तो ये निर्धारित HP का 1.5 गुना होता है। ऐसा क्यों जी, मैंने बोला ना कि जब भी कोई रेटिंग लिखी जाती है ना, तो रेटिंग हमेशा इतना दी जाती है, वो थोड़ा हमको कम ही करके दी जाती है कि आप क्या कर सको, उससे ज़्यादा ना जाओ। मतलब अगर रहेगा 100 तो वो लिखेंगे कि 90, चलो भैया अगर गलती से 95 भी चले गए तो भी कोई दिक्कत ना हो, इसलिए 100 होता है तो 90 ही लिख के देते हैं हमको, ठीक है। तो इस वजह से निर्धारित HP का वो 1.5 गुना होता है, 3 गुना नहीं होता, बराबर भी नहीं होता, कम भी नहीं होता, 1.5 गुना होता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस को आप आंसर्स को कट कर करके आप पता कर सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या है जी कि 3 फेज पावर और लाइटिंग लोड के लिए केबल डैश कोर का होना चाहिए। तो 3 फेज पावर के लिए यदि हम बात करें तो लाइटिंग लोड जो सजावट करते हैं ना, लाइटिंग लोड का मतलब, सॉरी यहाँ पे 3 फेज पावर है, उसके लिए लाइटिंग लोड की बात करिए, तो उसके लिए जो हम कोर यूज करते हैं, बेसिकली क्या क्या यूज करते हैं वो, उसको देखिए क्रोड के संख्या के आधार पे हम बता सकते हैं, बोल्टता के आधार पे, संरचना के आधार पे। तो लेकिन क्रोड के आधार संख्या के आधार पर अगर हम बताएं तो सिंगल कोर, डबल कोर, 3 कोर और 3.5 मतलब 3.5 आदि रूपों में उपयोग होती है, जिसमें से 3 फेज पावर और लाइटिंग लोड के लिए 3.5 कोर केबल का उपयोग किया जाता है। तो ये बेसिकली 3.5 कोर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 कि इन ट्रांसफार्मर्स विच टाइप ऑफ लॉसेस चेंज अकॉर्डिंग टू लोड। देखिए सबसे अच्छा क्वेश्चन मुझे अभी तक यही लगा कि ट्रांसफार्मर में कौन से टाइप का हम क्या करते हैं, विच टाइप ऑफ लॉसेस चेंज अकॉर्डिंग टू लोड, लोड के अनुसार कौन सा लॉस होता है, ठीक है। लोड का मतलब देखिए क्या होता है, करंट, मतलब देखिए यहाँ पे अगर कोई सर्किट है ना, यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई किए हो, इसमें करंट को फ्लो कराने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पे एक लोड लगाना होगा, कनेक्ट करना होगा इससे लोड। अब जैसे ही हम लोड यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, ये लोड, तो क्या होगा जी, इसमें करंट फ्लो कर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने वोल्टेज अप्लाई किया है प्लस माइनस, तो करंट अप्लाई कर जाएगी। अब ये करंट जो अप्लाई कर रही है, सॉरी यहाँ पे करंट जो फ्लो हो रही है, वो करंट की वजह से, अब देखो इस वायर में क्या है, एक इसका रेजिस्टेंस होता है, और ये करंट जो है उस रेजिस्टेंस के साथ मिलके क्या करेगी, I² और लॉस देगी, ठीक है, I²R लॉस देगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉपर लॉस, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं जी, कॉपर लॉस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कॉपर लॉस जो हो रही है वो लोड के अकॉर्डिंग हो रही है, लोड आप बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, यहाँ पे लोड घटाओगे तो करंट घटेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लॉस भी क्या होगी जी, लोड बढ़ाओगे तो लॉस ज़्यादा होगा, लोड कम करोगे तो लॉस कम होगा। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है कि लोड के अकॉर्डिंग जो कॉपर लॉस होता है वो क्या होता है, चेंज होता है। लोड का मतलब करंट से होता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती अल्टरनेटर की रेटिंग होती है। तो जब भी जब भी AC करंट की बात आ जाए ना, AC करंट की, तो आपको एक चीज़ अपने माइंड में हमेशा याद रखना है कि AC करंट की बात जब भी आए तो हमको आ जाता है कि पावर फैक्टर जो होता है ना, क्या होता है जी, पावर फैक्टर हमारा एक्टिव, मतलब जो रियल पावर, वास्तविक पावर होता है, अपॉन एपेरेंट पावर, ठीक है जी, एपेरेंट, तो ये पावर फैक्टर होता है। तो जब भी इसकी बात आ जाए ना, तो एपरेंट को ही हम क्या बोलते हैं, KVA में, किलो वोल्ट एम्पियर। तो DC की बात हो तो किलो वाट, अगर AC की बात हो तो KVA में। जैसे ट्रांसफार्मर होता है वो KVA में हम मेज़र करते हैं, उसको DC में यूज ही नहीं कर सकते,
तो क्योंकि वहाँ पे फ्लक्स चेंज नहीं होगा। तो वैसे ही यहाँ पे अगर डीसी रहता, अल्टरनेटर यहाँ पे जो बात करी गई है, प्रत्यावर्ती ना होकर के अगर डीसी होता डायरेक्ट करंट तो किलोवाट में होता, लेकिन यहाँ पे क्या है जी, मतलब वाट में होता है, लेकिन यहाँ पे अल्टरनेटिंग है, इसकी वजह से केवीए में हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा केवीए में। अब अगला क्वेश्चन है, एक प्रतिक्षेप स्टार्टर मोटर एक होता है। प्रतिक्षेप का मतलब होता है रिलक्टेंस, रिलक्टेंस स्टार्टर मोटर की बात करी गई है। तो रिलक्टेंस स्टार्टर मोटर क्या होता है जी, एकल फेज एसी मोटर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक पूर्ण लोड वाले ट्रांसफार्मर में तांबे का क्षय 1000 वाट है, आधे लोड पर क्षय की गणना करना है। तो देखिए ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए होते हैं, पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चन आ जा रहे हैं, सिंपल सा कोई क्वेश्चन आ जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए है कि एक पूर्ण लोड वाले ट्रांसफार्मर में तांबे का क्षय 1000 वाट है। यहाँ पे देखिए 1000 वाट आई स्क्वायर आर, अगर हम बात करें तांबे का क्षय होता है आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर कितना है जी 1000, आधे लोड पर क्षय की गणना करना है। अब लोड मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि लोड का क्या मतलब होता है, आप इसको गांठ बांध लो कि लोड का मतलब होता है करंट। लोड बढ़ाना मतलब करंट का बढ़ जाना। आप लोड लगाते हो तो उधर से सब स्टेशन से ज़्यादा करंट देना पड़ता होगा सब स्टेशन वालों को, तो लोड बढ़ाने से करंट बढ़ता है। देखिए तो यहाँ करें आधे लोड पर क्षय की गणना करिए। आधा लोड कब होगा, जब करंट आधा होगा। करंट आधा अगर हम करें तो जो यहाँ पे आई है उसको हम रिप्लेस कर दें आई बाई 2 से। तो चलिए आइए उसको हम क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। तो रिप्लेस यदि हम कर दें आई को आई बाई 2 से, तो ये हो गया आई बाई 2, आई की जगह आई बाई 2 लिख दिया हमने, और इसका स्क्वायर था इंटू आर। ये कितना है जी 1000, ये टोटल 1000 है, ठीक। अब हमको देखना है कि इसको अगर ओपन करें खोलें तो कितना आएगा, आई स्क्वायर बाई 4 इंटू आर इज इक्वल्स टू 1000। देखिए यहाँ पे आई स्क्वायर आर जो था वो पहले 1000 था, ठीक है, आई स्क्वायर आर यहीं तो कॉपर लॉस था। अब हमने क्या किया 4 से डिवाइड कर दिया, तो इधर भी हमको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा दोनों को बराबर करने के लिए। पहले आई स्क्वायर आर कितना था 1000, लेकिन जब आधा लोड किए तो ये नीचे 4 हो गया, क्योंकि 2 का भी स्क्वायर हो गया। तो ये 4 से जैसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा जी 250 वाट। तो ये देखिए कॉन्सेप्ट, जो मेन कॉन्सेप्ट था इसमें कि लोड आधे लोड पे, तो लोड मतलब करंट, करंट को अगर हम कम कर दें मतलब आधा कर दें तो क्या होगा वो पूछा गया। तो 4 से डिवाइड हो रहा है तो इधर भी 4 से डिवाइड कर दो, लोड को कम करोगे तो लॉस भी कम हो जाएगा, 250 वाट का ही रह जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर के नो लोड करंट का मान कितना होता है। तो ये 2 to 5%। अगर सोचिए आप ट्रांसफार्मर पे लोड नहीं लगाते हो तब भी करंट फ्लो होती है, क्योंकि वो क्या करती है, वाइंडिंग्स के थ्रू क्या करती है, जो उसमें फ्लक्स होते हैं उनको क्रिएट करती है बेसिकली। बट यहाँ पे नो लोड के नो लोड पे भी मतलब फ्लक्स को मेंटेन करने के लिए 2 to 5% का करंट फ्लो करती है। 2 to 5% करंट का वहाँ पे वैल्यू होता है नो लोड पे भी। हालांकि लोड ना ही होता है तो करंट फ्लो नहीं करता है, फिर भी वहाँ पे फ्लक्स को मेंटेन करने के लिए 2 to 5% का करंट फ्लो करती है। तो अगला क्वेश्चन है कि यदि रंगों का अनुक्रम लाल, पीला, भूरा और सुनहरा के क्रम में है तो रंग कोडित कार्बन प्रतिरोध का मान कितना होगा। तो ये देखिए क्वेश्चन, आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ थोड़ा सा। देखिए ये आपके सामने पूरे टेबल मैंने रख दिया है, आप इस टेबल को याद कर लो। आप जिस भी तरीके से आप जो भी अपना बनाए रहते हो पता नहीं क्या क्या, कि वो जो मतलब याद करने की विधि, तो उससे आप याद कर सकते हो। तो अब इसमें क्या है जी, देखिए यहाँ पे 6 बैंड के लिए ये दिया गया है, 5 बैंड के लिए और 4 बैंड के लिए। तो हमारे पास कौन सा बैंड है जी, हमारे पास देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें दिया गया है लाल, पीला, भूरा और सुनहरा, केवल 4 ही हैं हमारे पास बैंड। तो 4 बैंड के लिए जो हम फार्मूला यूज करेंगे वो कौन सा यूज करेंगे जी, वो इस वाले टाइप का यूज करेंगे। तो देखिए 4 बैंड वाले के लिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं थोड़ा ऊपर। देखिए हमसे क्या पूछा गया है लाल, तो पहले रेड में चले जाते हैं। रेड आपको तीसरे नंबर पे दिख रहा है, रेड पे क्या लिखा है जी 2, ठीक है। अब हमको आगे क्या दिया गया है येलो, ठीक है। तो येलो के सामने अब हम दूसरे कॉलम में, पहले कॉलम को छोड़ दीजिए, अब दूसरे कॉलम में देखना है। दूसरे कॉलम में कितना है जी 4, तो 4 हो गया। तो देखिए यहाँ पे 4 बैंड वाले में पहला बैंड पूरा हो गया, दूसरा बैंड पूरा हो गया, तीसरा बैंड जो है
यहाँ पे बोला गया है कि 3 डिजिट्स ओनली फॉर 5 और 6 बैंड, इसका जो हम यूज करेंगे केवल 5वें और 6ठे बैंड के लिए, ठीक है। उसके उसके पहले अगर 4 ही बैंड का है तो हम किसका यूज करेंगे, मल्टीप्लाई वाले, और मतलब कॉलम का। मल्टीप्लाई वाले कॉलम में अब हम देखेंगे कि उसके बाद रेड था पहले, फिर येलो था, उसके बाद क्या है ब्राउन, भूरा। भूरा वाले का यदि हम देखें तो उसके सामने मल्टीप्लाई वाले में 10 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10, 10 के पावर मतलब एक ही है, तो 10 हो गया। अब आगे कितना है जी, सुनहरा। सुनहरा का जो अगर हम गोल्डन मतलब गोल्ड वाले पे आ जाएं तो गोल्ड वाले में हमको दिख रहा होगा अगला कॉलम में कितना है जी, टॉलरेंस 5, 5 देखिए तो कितना हो जाएगा यहाँ जी, प्लस माइनस 5% का टॉलरेंस। तो इसका जो आंसर आपको दिख रहा होगा 2410 प्लस माइनस 5% का टॉलरेंस लेके इतना ओम। तो ये हो गया हमारा चौथा इसका राइट आंसर। तो आप इस तरीके से इस जो मैंने फिगर दिखाया उसका स्क्रीनशॉट ले करके आप किसी भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर आप उसको देख सकते हो कि देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो था कि 6 बैंड, 5 बैंड और 4 बैंड के लिए अलग अलग होती हैं, ठीक है। अब आपको एक एक स्टेप बढ़ते चले जाना है कॉलम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 73वां, मोटर का प्रयोग मिक्सर ग्राइंडर में किया जाता है। तो मोटर का जो प्रयोग, किस मोटर का प्रयोग करते हैं, तो मिक्सर ग्राइंडर में मैंने बताया भी था शायद कि यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और यदि हम बात करें वहीं सेडेड पोल का, तो सेडेड पोल का यूज़ हम कहाँ करते हैं, कटिंग वगैरह के लिए, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस वगैरह के लिए करते हैं। कैपेसिटर का प्रयोग पंखे में ही आप कर लेते हो। संट का प्रयोग आप एलिवेटर में करते हो, जहाँ पे हमको कांस्टेंट स्पीड चाहिए होती है ना। जब भी कांस्टेंट स्पीड की बात आए तो आप किसका यूज करोगे जी, जब भी हमको कांस्टेंट स्पीड की बात आएगी तो आप यूज करोगे किसका, संट का, ठीक है। जैसे कि आपको लिफ्ट, लिफ्ट हमेशा क्या होता है, वो कांस्टेंट मतलब स्पीड से ही ऊपर जाता है, कांस्टेंट स्पीड से ही नीचे आता है, ठीक है। और ये ऐसा तो होता नहीं कि जल्दी ऊपर जाएगा, ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो मतलब नहीं जा पाएगा, उसको तो जाना ही जाना है। तो कांस्टेंट स्पीड से यदि आपको करना है, जैसे एलिवेटर जो आप सीढ़ियाँ जो चलती हैं, आप रेलवे स्टेशन पे जाओगे किसी किसी तो सीढ़ियाँ जो चलन में होती हैं वो भी देखिए कांस्टेंट स्पीड से ही आपको नीचे ले जाएंगे। आप सोचोगे कि जल्दी लेके चले जाएँ तो नहीं जाती हैं, तो जल्दी तो आप ना दौड़ के जाते हो। तो इसकी वजह से जो जहाँ भी हमको मतलब कांस्टेंट स्पीड चाहिए होता है वहाँ पे हमको संट का यूज़ करना होता है। यूनिवर्सल मतलब मिक्सर ग्राइंडर के लिए यूज़ किया जाता है। देखिए इसका एक और यूनिवर्सल का होता है कि इसको एसी और डीसी दोनों के साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है। दोनों पे ये वर्क करता है यूनिवर्सल वाला, एसी के साथ भी और डीसी के साथ भी। और भी यदि कुछ बताएं तो ये अगर नो लोड पे आप इसको करोगे ना, मतलब आप मान लो मैंगो जूस बना रहे हो मिक्सर में, तो आप इसको नो लोड पे ही ना, मतलब मैंगो डाले ही नहीं, नो लोड पे अगर इसको मूव करा दे तो इतना स्पीड घूमता है, इतना करंट ड्रॉ करते हैं कि इसके जलने का भी चांस रहता है। ट्राई लेना है तो आपके घरों में रखा होगा, जाके चलाइएगा, लेकिन हाँ अपने मम्मी वगैरह से बच के, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल मोटर का कुछ था। कैपेसिटर आपको पंखे में ही दिख जाता है, जिसको कंडेंसर बोलते हो कि भैया कंडेंसर चेंज करिए ना, स्पीड कम हो गई है, हवा नहीं लग रही है। अगला क्वेश्चन है कि डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज बराबर है। तो डेल्टा कनेक्शन में देखिए लाइन वोल्टेज किसके बराबर होता है जी। अब देखिए मैं इस पे थोड़ा आप कंफ्यूज होते हैं ना, तो मैं पूरा का पूरा क्लियर कर देता हूँ। डेल्टा कनेक्शन की बात हो रही है, ये आपके सामने डेल्टा कनेक्शन मैंने बनाया। पूछा गया है कि लाइन वोल्टेज बराबर होता है, किसके बराबर होता है। तो ये देखिए जो ए लिख रहा हूँ मैं, ये ए हो गया आपका, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो ए और बी ये जो है ये एक फेज है, ठीक है जी। मैं इसको नाम दूँ यदि तो ये हो जाएगा वी ए बी, ये ए बी फेज भी है यहाँ पे, और ये यही हमारी यहाँ पे लाइन वोल्टेज भी है, मतलब ए बी, ठीक है, लाइन वोल्टेज। तो ये किसके बराबर हो गई जी, हमारा फेज वोल्टेज के ही बराबर लाइन वोल्टेज होती है। ये डेल्टा की बात है। यदि वहीं यदि मैं क्या करूँ यहाँ पे स्टार कनेक्शन बनाऊँ, ठीक है जी, स्टार कनेक्शन, तो स्टार कनेक्शन में क्या होता है जी कि ये ए है और ये बी है और ये सी है। तो यहाँ पे ये देखिए जो है प्लस माइनस वी ए बी, सॉरी यहाँ पे यदि एन हो न्यूट्रल का पॉइंट निकाल दूँ, तो ये जो वी ए एन है ये क्या है, फेज वोल्टेज। और जबकि ये वी ए बी ये क्या है, प्लस माइनस यदि करें यहाँ पे वी ए बी, ये टोटल क्या है जी, लाइन वोल्टेज। क्योंकि लाइन ये हमारी और ये फेज है, एक फेज ये है, मतलब दूसरा फेज बी एन है, तीसरा फेज सी एन। तो फेज वोल्टेज यहाँ पे वी ए एन है और लाइन वोल्टेज वी ए बी। तो अब देखिए फेज वोल्टेज आपको दिख रहा होगा कि ए और बी के बीच का वोल्टेज मतलब ज़्यादा है, जबकि वी ए एन का वोल्टेज कम है, मतलब फेज का। तो ये कितना हो जाता है यहाँ पे वी ए एन
मतलब फेज वोल्टेज यहाँ पे √3 टाइम्स ऑफ लाइन वोल्टेज, क्योंकि सॉरी ये कितना हो जाएगा जी, ये लाइन वोल्टेज जो होता है वो फेज वोल्टेज का, गलती कर दिया मैंने, क्योंकि फेज वोल्टेज कम है उसका √3 गुना क्या होता है, लाइन वोल्टेज होता है, ठीक है। और ये जो मैं बताया हूँ ठीक इसका उल्टा यदि आप देखोगे करंट के साथ होता है, ठीक है। करंट में क्या हो जाता है जी, अगर आप देखोगे तो ये स्टार कनेक्शन में आप देखो तो ये जो करंट इसमें फ्लो करी है लाइन करंट है, सॉरी ये फेज करंट है आई की यदि आप बात करो, और ये देखिए लाइन, ये लाइन है ना पूरी, ये लाइन करंट है। तो जो लाइन करंट होती हैं वो देखिए जो फेज में करंट फ्लो हो रही है उसी के इक्वल है, क्योंकि यही जो जा रही है वहीं आगे भी जाएगी, तो लाइन करंट फेज करंट के इक्वल होती है। और वहीं यदि हम बात कर लें डेल्टा कनेक्शन में, ठीक है जी, डेल्टा कनेक्शन की यदि हम बात कर लें, सॉरी यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, डेल्टा कनेक्शन में यदि हम बात कर लें तो डेल्टा कनेक्शन में ये जो करंट फ्लो हो रही है ना फेज में, वो लाइन में फ्लो नहीं होती है, लाइन में ज़्यादा रहती है फेज में कम रहती है। तो यहाँ पे आई एल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √3 आई फेज, ठीक है। तो ये बेसिकली हो जाएगा करंट में, मतलब ठीक वहाँ का उल्टा होता है यहाँ पे। तो अब अगले क्वेश्चन पे यदि हम आ जाएं तो अगला क्वेश्चन क्या है जी, निम्न में से कौन सा विषम चुंबकीय सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा अगर ला लूँ तो विषम चुंबकीय पदार्थ है, मतलब डायामैग्नेटिक, इसको हम डायामैग्नेटिक बोलते हैं। तो विषम चुंबकीय पदार्थ जिसको डायामैग्नेटिक बोलते हैं वो क्या है, विस्मथ, एंटीमनी और स्वर्ण। और भी यदि हम बात कर लें थोड़ा तो मैंने उसको पूरी डिटेलिंग दे दी है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़ सकते हो। देखिए जो यहाँ पे एक सेकेंड बस, देखिए यहाँ पे जो डायामैग्नेटिक होती है उसका देखिए यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये क्या करते हैं जी, रिपेल करते हैं। अगर आप इस बीच में मैग्नेट रख दो तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि यहाँ पे बताया गया कि सबस्टेंस और दो सबस्टेंस विच आर फीबली रिपेल्ड बाई अ मैग्नेट, मैग्नेट के थ्रू क्या हो ये रिपेल्ड हो जाती हैं, और ये मैग्नेट के थ्रू अट्रैक्ट हो जाती हैं लेकिन लूजली अट्रैक्ट होती हैं, कुछ को करती हैं कुछ को नहीं करती हैं। और ये मैग्नेट के थ्रू सब्सटेंस को जो एकदम स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है वो फेरोमैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक काफ़ी लूजली मतलब करता है अट्रैक्ट। और इसके एग्जांपल्स देख लीजिए, एल्यूमिनियम पैरामैग्नेटिक के एल्यूमिनियम हो गया, क्रोमियम एल्कला मतलब एल्काइल और क्या बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, और प्लेटिनम, ऑक्सीजन एट्सेट्रा। और फेरोमैग्नेटिक के जैसे आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया, और क्या बोलते हैं कि गैडोलियम, ठीक है, काफ़ी मतलब हैं डाई, ये क्या है जी, डाइस्प्रोशियम एट्सेट्रा, काफ़ी मतलब नाम है जो कि लेने में भी प्रॉब्लम हो जा रही है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, जो डायमैग्नेटिक में क्या है, एंटीमनी विस्मथ जो आपसे पूछा था, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, क्वार्ट्ज, मरकरी, एल्कोहल। तो आप देख के आराम से इसका स्क्रीनशॉट लेके धीरे धीरे पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो है, 3 फेज वाली आपूर्ति प्रणाली में किस प्रकार के भू रिसाव सर्किट ब्रेकर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 75 क्वेश्चन तक स्टॉप करते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। अब अगले 75 क्वेश्चंस को मैं अगले वीडियो में कराऊंगा इसी तरीके से पूरा एक्सप्लेन करके। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आगे पीछे के क्वेश्चंस को भी पूरा करना है, क्योंकि अगर आप चाहते हो कंपटीशन में बैठना तो कंपटीशन ये कहता है कि आपको क्वेश्चन आने चाहिए, ठीक है। हमें नहीं पता कि आप थ्योरी में क्या पढ़े हो क्या नहीं पढ़े हो, वहाँ पे आपका माइंड उस टाइम पर कितना तेज़ी से काम करना चाहिए, कितना कॉमन सेंस काम कर रहा है, आपको वहाँ पे कितना जल्दी क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी कट कर लेते हो कि ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कर करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। ये नहीं कि आप वहाँ पे गए लगे अपना कॉन्सेप्ट लगाने। देखिए आप जब तक पढ़ रहे हो तब तक तो पूरा कॉन्सेप्ट लगा लो, लेकिन जब कंपटीशन में बैठो तो कंपटीशन की भावना से कि मुझे कम टाइम में कितना जल्दी करना है, ठीक है, तो आपको तुरंत टिक करना होता है। तो कितना जल्दी स्ट्राइक करना चाहिए, इसके लिए आपको ये जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से बेटर कोई नहीं बताएगा। जो लेवल होता है वो यहाँ पे पता चलता है कि वो क्या पूछना चाहते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को करो। अगले भी मैं वीडियो में पूरे सोल्यूशन के साथ चलूँगा, तो प्लीज़ बने रहिएगा। और आपको यदि अच्छा लगा होगा, जो लास्ट में सारे लोग बोलते हैं वही मेरी भी बात है कि अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो।
सो गाइज ठीक है, यहाँ पे स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू।